देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। अच्छा देखो, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट किया था। जस्ट बेसिक कंसेप्ट जो भी था, उसके बाद हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन किया था, ठीक है। और इसमें शायद थोड़ा सा बुक के साथ मिसमैच हुआ था। मैंने बोला था एक बार टोटल करके देखने के लिए। मुझे नहीं लगता हम लोग का कोई फॉल्ट है, शायद वहाँ पर ही कुछ गलत एडिशन करके रखा होगा, मुझे जितना याद आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये रेट हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का। जो वर्क है एक बार बता देते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को अलग से पढ़ने का क्या जरूरत है, क्योंकि ये बेसिक नीड्स है, नेसेसिटी हो चुका है आज के डेट पे। और इस पे गवर्नमेंट का कंट्रोलिंग रहता है, इसीलिए गवर्नमेंट का कंट्रोलिंग हर नेसेसिटी चीज पे रहता है, ताकि सबको मिले, क्योंकि महंगा हो जाएगा तो नहीं मिलेगा। और नेसेसिटी अगर है तो सबको चाहिए, तो फिर अगर महंगा हो जाएगा तो लोगों को कैसे इसका सुविधा मिलेगा, इसीलिए गवर्नमेंट इस पे कंट्रोलिंग रखती है। तो ये गवर्नमेंट जैसे पब्लिक का ध्यान रखती है कि उन्हें कम में इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जितने सस्ते में हो सके इलेक्ट्रिसिटी मिले, उस एज वेल एज ये भी ध्यान रखती है कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां कभी बंद ना हो लॉस मेकिंग होके, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक नुकसान हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट उनको भी ग्रांट वगैरह देके हेल्प करती है, और यहाँ पर पब्लिक को भी सस्ते में मिले इसका भी ध्यान रखती है, ठीक है। और इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंटिंग हम लोग अलग से पढ़ते हैं, लेकिन हाँ, इनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो जो कंपनी का जो शेड्यूल है, शेड्यूल 3, उसी के हिसाब से ही बनेगा। और कितना सारा एक्ट बना हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, ये हम लोगों ने देखा। करेंटली जो चल रहा है वो 2003 वाला चल रहा है, इसके आगे 1910, 1948 और 1998 में बना था। फिर ये सबको रिप्लेस करके 2003 वाला है, जहां पर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सारा चीज का डिटेल्स कैसे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा उसके बारे में ये एक्ट 2003, द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 बताता है। ये सब मैंने बोला था एमसीक्यू के लिए नेसेसरी है। फिर यहाँ पर हम लोगों ने कुछ रूल्स प्रोविजंस जो है वो देखा था कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अपना काम करती है, ठीक है। और क्या क्या लेती है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी, फिर उसे ट्रांसमिशन करने का मतलब ट्रांसमिशन कैसे करना है उस पर ध्यान देती है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन करती है थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां जो कि कंज्यूमर्स तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का काम करता है। और इसमें ये लोग दो तरह का जो अमाउंट है वो कलेक्ट करते हैं किसी भी कंज्यूमर से। एक तो होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि मिनिमम होता है, रिफंडेबल होता है। दूसरा होता है सर्विस लाइन चार्जेस जो कि मैक्सिमम अमाउंट होता है कलेक्शन का, और जो कभी भी रिफंडेबल नहीं होता है, वो एडजस्ट भी नहीं होता है, सॉरी, वो रिफंडेबल नहीं होता है। वो जो है कॉस्ट हमें पे करना पड़ेगा हम लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी का सर्विस लेना चाह रहे हैं। बाकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रिफंड है वो हर बार क्या होता है, वो एडजस्ट होते जाता है, बिल के साथ वो एडजस्ट होते जाता है, ठीक है। उस पर हम लोगों ने क्वेश्चन भी देखा था शायद, ठीक है। अब देखो आज हम लोग जो पढ़ेंगे ये तो मैंने बता दिया, और इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसका कोई जरूरत है कि नहीं आपका क्वेश्चन का। तो पहले हम लोग के पास एक क्वेश्चन ही मिलेगा, ये देखो। लास्ट दिन हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 13 तक किया था, ठीक है, इलास्ट्रेशन 13। इसके बाद इलास्ट्रेशन 14, ठीक है। इलास्ट्रेशन 14 में क्या बोला है, देखो इलास्ट्रेशन 14 में क्या बोला है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एज पर 2009 रेगुलेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जो डेप्रिसिएशन का रेगुलेशन था वो 2009 था, अगर याद आ रहा है तो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो है वो तो 2003 का है, ठीक है, लेकिन जो डेप्रिसिएशन वाला है वो 2009 का है। हम्म, ये देखो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोजेक्ट रेगुलेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोजेक्ट। मतलब किसी ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया है, ठीक है, और उनका डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कैसे होगा वो हमें बताना है। कोई एक कंपनी है जिसने अपना मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बनाना चाह रही है, और उनका डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा वो हमें बताना है। पहले बोला है
फर्स्ट इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ कॉमर्शियल ऑपरेशन दैट इज 19/2010। कॉमर्शियल ऑपरेशन का मतलब होता है कि कब से ये लोग बिजनेस में आए हैं। तो बिजनेस इन्होंने अपना स्टार्ट किया है 1 सितंबर 2010 से, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, the details of actual expenditure incurred up to the date of commercial operation that is 1910 and projected expenditure to be incurred from the date of commercial operation up to 31st March 2014 for the assets under transmission system। बोल रहे हैं कि डिटेल्स दे रखा है किस चीज का, 1 सितंबर 2010 से लेके अब ये 1 सितंबर 2010 है, तो इसका ईयर एंड कब होगा। अगर हम लोग 31 मार्च ही मान के चलेंगे, जब तक हमें स्पेसिफिकली कुछ नहीं बताएगा, यहाँ पर बोल भी रखा है अप टू 31 मार्च 2014 तक का डिटेल्स बोल रहा है, इसका मतलब इनका अकाउंटिंग ईयर जो है वो अप्रैल टू मार्च चलता है। अगर ये 1910 है तो ये ईयर कब खत्म होगा, अगर ये 1910, क्योंकि ये ईयर स्टार्टिंग तो नहीं है बट बिजनेस जब से स्टार्ट होता है हम लोग उसी को इस बिजनेस का इस साल का स्टार्टिंग टाइम मानेंगे। वैसे तो 1 अप्रैल होता है, लेकिन अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 सितंबर से, तो 1 सितंबर से लेके ये ईयर कहाँ तक चलेगा, इस 31 मार्च। और ईयर क्या आएगा, 31 मार्च हमारा क्लोजिंग होगा, ईयर क्या आएगा, ईयर ये अगर 2010 में हुआ है तो इसका ईयर क्या आएगा, क्लोजिंग कब, 11, ठीक है। 2011 में ये क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है डिटेल एक्चुअल एक्सपेंडिचर, मतलब एक्चुअली ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में इनका जो खर्चा हुआ है उसका डिटेल्स कब तक का दिया हुआ है, इनकर्ड अप टू द डेट ऑफ कॉमर्शियल ऑपरेशन दैट इज 1910 तक का कितना खर्चा हुआ है, एंड प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ कॉमर्शियल ऑपरेशन अप टू 31 मार्च 2014। बोल रहा है 1910 से लेके 31 मार्च 14, मतलब कितने साल का डिटेल्स दिया हुआ है, ये 10-11, उसके बाद आएगा 11-12, फिर उसके बाद आएगा 12-13, फिर उसके बाद आएगा 13-14, मतलब 1-2-3 और ये, ठीक है। मतलब बिजनेस जब से स्टार्ट हुआ उस साल, एक साल, मतलब ये एक पूरा नहीं, ये कुछ मंथ्स है बट ये स्टार्टिंग ईयर, उसके बाद कंजिक्यूटिवली 1-2-3 मतलब 3 साल, और यहाँ पर कुछ मंथ्स जो हो रहा है बिजनेस जब स्टार्ट हो रहा है उसका डिटेल्स बोल रहा है हमें। यहाँ पर एक्सपेंडिचर दे रखा है, प्रोजेक्टेड का मतलब होता है फ्यूचर में जो होने वाला है वो एक्सपेंडिचर, और अभी तक हम लोगों ने जो एक्सपेंसेस किया है उसका डिटेल्स दे रखा है, मतलब जितना इनकर्ड हुआ है और जितना इनकर्ड होने वाला है उसका डिटेल्स दे रखा है। फॉर द एसेट्स अंडर ट्रांसमिशन सिस्टम, मतलब ये ट्रांसमिशन सिस्टम इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी एसेट का जरूरत हुआ था, ठीक है, उसके हिसाब से दे रखा है कि क्या क्या खर्चा हुआ है। द डिटेल्स ऑफ एपोर्शन्ड अप्रूव्ड कॉस्ट एज ऑन द डेट ऑफ कॉमर्शियल ऑपरेशन एंड प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड फॉर द अबव मेंशन एसेट इज समराइज्ड बिलो। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो एसेट का जरूरत हुआ उस एसेट को खरीदा, क्योंकि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है ना हमें, तो एसेट पे ही होगा, तो एसेट कौन सा वाला, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए जो एसेट खरीदा गया था उसका जो खर्चा हुआ है या फिर आगे होने वाला है उसका डिटेल्स दे रखा है। द डिटेल्स ऑफ एपोर्शन्ड अप्रूव्ड कॉस्ट, एपोर्शन्ड अप्रूव्ड कॉस्ट मतलब कितना अप्रूवल मिला है, ठीक है, अप्रूव्ड कॉस्ट कितना है, कितना अप्रूवल मिला है, 4,20,000, ये देखो। तो बोल रहा है अपोर्शन अप्रूव्ड कॉस्ट ऑन द डेट ऑफ कॉमर्शियल ऑपरेशन, जब कॉमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तब कितना कॉस्ट को अप्रूव किया गया था, एंड प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर, और फ्यूचर में कितना खर्चा होगा, टू बी इनकर्ड मतलब कितना होगा, फॉर द अबव मेंशन एसेट, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए जिस एसेट का जरूरत हुआ था उस एसेट का बात हो रहा है, इस समराइज्ड बिलो, इसका डिटेल्स नीचे दे रखा है। अपोर्शन्ड अप्रूव्ड कॉस्ट, तो कॉस्ट कितना अप्रूव्ड हुआ है, 4,20,000। एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड एज ऑन द डेट ऑफ कॉमर्शियल ऑपरेशन 4 लाख, जब कॉमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था तब एक्चुअली 4 लाख रुपीस का खर्चा हुआ है, ठीक है, 4 लाख रुपीस का खर्चा हो चुका है। एक्चुअल का मतलब जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में पढ़ते थे ना, एक्चुअल का मतलब इतना खर्चा हो चुका है, इतना कैश आउटफ्लो हो चुका है। और अप्रूव्ड कितना है, हम लोग मैक्सिमम 4,20,000 कर सकते हैं, अप्रूवल का मतलब होता है जितना मैक्सिमम कर सकते हैं, तो 4 लाख हुआ है तो और 20,000 कर सकते हैं, और 20,000 कर सकते हैं। प्रोपोज्ड कितना है, प्रोपोज्ड एक्सपेंडिचर फ्रॉम द डेट ऑफ कॉमर्शियल ऑपरेशन टू 31 मार्च 2011, मतलब ये पीरियड जो मैंने यहाँ पर लिख के दिखाया, मतलब इस साल में और 1 लाख का खर्चा हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, बट अप्रूवल तो उतना नहीं है, अप्रूवल तो 4,20,000 ही है, जिसमें से 4 लाख कर चुके हैं ज्यादा से ज्यादा, और 20,000 हम लोग अप्रूव कर पाएंगे। लेकिन
यहाँ पर बोल रहा है कि ये खर्च, ये सब इन लैख है, ठीक है, ये है 4,20,000 लैख, ये है 4 लाख लैख, और ये 1 लाख लैख, ये 20,000 लैख, ये 5,20,000 लैख, ठीक है। तो प्रोपोज्ड एक्सपेंडिचर फ्यूचर में और खर्चा हो सकता है, ये 1 सितंबर तक का खर्चा हुआ है 4 लाख, और इसके बाद का खर्चा हो सकता है और भी 1 लाख, ठीक है। प्रोपोज्ड एक्सपेंडिचर फॉर 11-12 नेक्स्ट ईयर का खर्चा हो सकता है 20,000, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 5,20,000। ये कैसे कैलकुलेट किया, ये देखो सिंपल, 4 लाख प्लस 1 लाख प्लस 20, तो टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा है अप टू 11-12 5,20,000, इतना खर्चा हो सकता है, ठीक है, इतना खर्चा हो सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या बोला है, एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड एज पर रेट स्पेसिफाइड इन अपेंडिक्स 3। ये देखो, ये क्या है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, हम दिखाते हैं, देखो ये क्या है, ये जो एवरेज है यहाँ पर दिखा देते हैं, एक मिनट इसको। एवरेज मतलब हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक डेप्रिसिएशन चार्ट जो है अपेंडिक्स 3, ठीक है, उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ट के हिसाब से सारे एसेट का डेप्रिसिएशन निकाला था, जो जिस पे रेट एप्लीकेबल है वो देख देख के, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये सबको, ये कैलकुलेशन ही था वेटेड एवरेज रेट, देखो फिर हम लोगों ने इसको वेटेड एवरेज निकाला, ये इंडिविजुअल रेट बताया गया था, इंडिविजुअल डेप्रिसिएशन निकाला गया था, फिर उससे हम लोगों ने निकाला वेटेड डेप्रिसिएशन, यानी 6.743, जो कि यहाँ पर हमें दे रखा है, ये जो 5.3 है ना, ये इस तरह से कैलकुलेट करके इन्होंने निकाला होगा, फिर ये दे रखा है, इसीलिए ये पढ़ के हमें समझना चाहिए। वेटेड एवरेज रेट का मतलब ही हो गया है कि एवरेज किया हुआ है रेट को, ठीक है, और एवरेज कैसे किया होगा, ये प्रोसेस है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डील किया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है 5.3 पहले साल का, मतलब ये कब का हो गया, ये 10-11 का हो गया, 10-11, ये 11-12, ये 12-13, और ये 13-14, हमें 13-14 तक का ही डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन बोला है, तो सारे ईयर का हमें रेट जो है ये गिवन है क्वेश्चन में। अब आगे देखते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर बोला है एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 20,000 लैख हैज बीन कंसिडर्ड आउट ऑफ 1 लाख लैख फॉर द ईयर 10-11। अब देखो 10-11 में क्या बोल रहा है, 10-11 में हम लोगों का यहाँ पर खर्चा हुआ है 4 लाख, और हम लोग 20,000 ही कर सकते हैं, मतलब 20,000 लैख कर सकते हैं आउट ऑफ 1 लाख, है ना, क्योंकि प्रोजेक्टेड क्या है, देखो प्रोपोज्ड ये है कि 4 लाख खर्चा हुआ है 10-11 में, 4 लाख खर्चा हुआ है, और 1 लाख हो सकता है, 1 लाख लाख, ठीक है, ये बार बार बोलने से अजीब सा लग रहा है, इसलिए हम एक ही बार मतलब इसको और लाख नहीं बोल रहे, ये सब इन लाख है। तो 4 लाख में से मतलब 4 लाख हम लोग का ऑलरेडी खर्चा हो चुका है, ठीक है, ये कैश आउटफ्लो हो चुका है, हो सकता है 1 लाख और हो सकता है 1 लाख, लेकिन इसमें से हम लोग सिर्फ 20,000 ही दिखा सकेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा जो अप्रूव्ड अपोर्शन कॉस्ट है वो 4,20,000 है, तो 1 लाख में से हम लोग सिर्फ 20,000 ही दिखा सकेंगे, उसी को यहाँ पर बोला है, देखो एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 20,000 लैख, क्यों, क्योंकि ये 20,000 लैख होगा, हैज बीन कंसिडर्ड आउट ऑफ 1 लाख लैख, 1 लाख लैख में से सिर्फ और सिर्फ 20,000 का खर्चा हम लोग दिखा सकते हैं फॉर द ईयर 10-11 के लिए, क्योंकि 10-11 में अप्रूव्ड है 4,20,000, एंड no further additional expenditure has been considered as capital cost has been restricted to apportion approved cost in the absence of revised capital expenditure। क्यों नहीं लगा सकते हैं, no further मतलब ये 1 लाख में से सिर्फ 20,000 लाख ही ले सकते हैं, बाकी 80,000 लाख हम लोग इस साल नहीं दिखा सकते एज ए एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसलिए बोला है देखो, एंड नो फर्दर एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज बीन कंसिडर्ड एज कैपिटल कॉस्ट हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड है कितना, टू अपोर्शनड अप्रूव्ड कॉस्ट ऑन इन द एब्सेंस ऑफ रिवाइज्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब तक कैपिटल एक्सपेंडिचर का ये लिमिट अप्रूव्ड लिमिट को रिवाइज नहीं करेंगे तब तक जितना है उतना ही हमें मान के चलना पड़ेगा, तो इतना अप्रूव्ड है तो इससे ज्यादा कर भी नहीं सकते। अब हमें क्या बोला है देखो आगे, ठीक है, बस इतना ही बोला है और कुछ नहीं, हमें ये इंफॉर्मेशन से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। अच्छा देखो, तो कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, यहाँ पर कुछ नहीं, ठीक है, कुछ फॉर्मेट नहीं दिया, हम लोग इस क्वेश्चन के साथ ही हम बता देते हैं कैसे फॉर्मेट से हमें करना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन 14, इलस्ट्रेशन 14,
कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। पर्टिकुलर्स हम लोगों को दिखाना है 2014 तक, अप टू 2014 तक, मतलब फोर्थ ईयर तक। मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं 10 11 11 12 12 13 13 14। और इसके साथ साथ यहाँ पर लिख देते हैं ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर और ये फोर्थ ईयर। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग का ओपनिंग जो ये है कॉस्ट, ओपनिंग कॉस्ट कितना है वो देखना पड़ेगा। मतलब अभी तक कितना खर्चा हुआ है, हमें तो ये देखना पड़ेगा टोटल एसेट कितना यूज्ड हुआ है हर एक ईयर में, उस हिसाब से होगा। तो एसेट के लिए खर्चा हुआ है 4 लाख, पहला जो है डिटेल्स वो 4 लाख का है, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट इनकट 4 लाख है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 0.1 दे देते हैं ओपनिंग, ऐसे लिख सकते हैं ग्रॉस ब्लॉक। ग्रॉस ब्लॉक मतलब एसेट को हम लोग लिख सकते हैं ना ब्लॉक बोल के, ठीक है। तो 4 लाख, क्योंकि ब्लॉक इसीलिए है क्योंकि ये सेट ऑफ एसेट होता है, ठीक है। एक एसेट तो नहीं है, बहुत सारा एसेट मिलके जो है बन रहा है ट्रांसमिशन का काम करने के लिए। तो सॉरी, जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तो इसे हम लोग ग्रॉस ब्लॉक बोल सकते हैं। ग्रॉस मतलब इससे कुछ भी लेस किया हुआ नहीं है डेप्रिसिएशन, ये इतना ही टोटल वैल्यू है, दैट इसीलिए ग्रॉस। और ब्लॉक यानी कि बहुत सारा एसेट मिला के है 4 लाख, ठीक है। तो 10 11 में पहला हो गया 4 लाख रुपीस होगा, ये सब आंसर रुपीस में। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि और कितना एसेट का खर्चा हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। बोलो और कितना लगा सकते हैं। अप्रूव्ड कॉस्ट है तो 4,20,000 हम लोगों ने प्रोपोज कर रखा है कि आगे जाके और भी 1 लाख लगेगा इसी साल में, लेकिन 1 लाख तो नहीं दिखा सकते। कितना मैक्सिमम दिखा सकते हैं आउट ऑफ 1 लाख, यहाँ पर हमें बता भी दिया है। अगर नहीं भी बताता ये वाला लाइन तो भी हम लोग यहाँ देख के 20,000 इन लाख, मतलब वही इन लाख हो जाएगा। इसके ऊपर लिख देना चाहिए कि ये इन लाख में है सारा, यहाँ पर इन लाख, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इन लाख में हो रहा है। तो 20,000 इन कट कर पाएंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर। 20,000 लाख हो गया। अच्छा, तो क्लोजिंग कितना बनेगा, क्योंकि इस साल में तो और कुछ इनकट नहीं कर सकते, अब क्लोजिंग ही दिखाना पड़ेगा और कोई खर्चा दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि अप्रूव्ड तो था 4,20,000, तो मैक्सिमम उतना ही दिखा सकते हैं। अगर यहाँ पर मान लो ये 1 लाख के जगह सपोज ये अगर कम होता, ये अगर 20,000 से कम होता, 10,000 होता, तो हम लोग 10,000 ही दिखा देते, 10,000 लाख, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो अब हम लोग इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्लोजिंग, जैसे ये ओपनिंग था तो इसको हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग ग्रॉस ब्लॉक। अच्छा, कैसे होगा, 1+2 करके कितना आ जाएगा 4,20,000, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एवरेज, ठीक है। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग तो हो गया, अब हम लोग को एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग प्रिया। अच्छा देखो, एवरेज निकालना पड़ेगा इसमें, एवरेज क्रॉस ब्लॉक। एवरेज ग्रॉस ब्लॉक का मतलब हो जाएगा, एवरेज मतलब एसेट का हम लोग एवरेज निकालेंगे। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, मतलब 1+3 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा। ओपनिंग है 4 लाख, क्लोजिंग है 4,20,000, तो 4 लाख प्लस 4,20,000 डिवाइडेड बाय 2, तो आ रहा है 4,10,000, ठीक है। 4,10,000 आ रहा है एवरेज ग्रॉस ब्लॉक। अच्छा, अब इसके ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे,
रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एवरेज वाला, एवरेज ग्रॉस ब्लॉक पे एवरेज लगेगा 5.3 ऑलरेडी गिवन है 5.3%। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन तो इतना लग जाएगा कि कौन से एसेट पे लगेगा, 4,10,000 पे लगेगा, बट पीरियड कितने टाइम के लिए ये लगेगा डेप्रिसिएशन, तो ये फर्स्ट ईयर जो है ये 10 लिखा तो है मैंने ऑब्वियसली, बट ये 10th एकदम 1 अप्रैल से तो स्टार्ट नहीं हुआ, ये स्टार्ट कब हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था सितंबर को, जिस साल ईयर स्टार्ट सितंबर से लेके फिर मार्च तक काउंट करना पड़ेगा, जितना हो रहा है उतने पे लगेगा। सितंबर 1 तारीख था तो पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 या 7 हो रहा है, सितंबर 1 तारीख है तो सितंबर पूरा लेना पड़ेगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 7 हो रहा है ना, 7 हो रहा है, हाँ 7 मंथ होगा। अब इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो 4,10,000 इंटू 5.3 इंटू 7/12, 4,10,000 इंटू 5.3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12, और अच्छा 100 भी तो होगा ना, ये परसेंट है, रेट है, तो ये परसेंट, वहाँ रेट बोला है इसीलिए 100 नहीं लगा, हम लोग 100 लगा लेते हैं। 12,676 लिख सकते हैं, ठीक है, 0.8 है तो रुपीज 12,676 अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब फिर 11-12 में कैसे होगा कैलकुलेशन, जैसे हम लोग बैलेंस शीट में एसेट दिखाते हैं उसी तरह से यहाँ भी दिखाएंगे, तो इस प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग एसेट था वो करंट ईयर का ओपनिंग होगा, तो ओपनिंग में कितना लिखना चाहिए, प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग था, नॉर्मल बैलेंस शीट में भी तो वही होता है, प्रीवियस का जो क्लोजिंग होता है वही तो 4,20,000। अच्छा, यहाँ पर क्या कोई एडिशनल एक्सपेंडिचर हमारा लगेगा, एडिशनल एक्सपेंडिचर तो कुछ बोला नहीं है, ठीक है। प्रोपोज्ड एक्सपेंडिचर फॉर 11-12 बोला है 20,000 लाख, बट ऑलरेडी हम लोगों ने अप्रूव्ड जो है पूरा ओवरऑल अप्रूव्ड जो है उतना तो हम लोगों ने दिखा दिया है, तो एडिशनल तो इस साल कुछ हम लोग दिखा नहीं सकते। प्रोपोज जरूर है 11-12 का, प्रोपोज जरूर है 20,000 लाख, बट 11-12 में हम लोग नहीं दिखा सकते क्योंकि अपोर्शन अप्रूव्ड, मतलब इससे ज्यादा नहीं दिखा सकते, इतना ही दिखा सकते 4,20,000, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है, तो ये यहाँ पर कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर आ गया 4,20,000। तो इसका एवरेज कैसे हो जाएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, तो ओपनिंग भी 4,20,000 क्लोजिंग भी 4,20,000 डिवाइडेड बाई 2 करने पे कितना आएगा, 4,20,000 आएगा, 4,20,000 प्लस 4,20,000 डिवाइडेड बाई 2 करने पे 4,20,000 आ जाएगा ना। अच्छा, इसका रेट है 5.2%, इस पे कितना टाइम होगा, क्योंकि ये तो एकदम स्टार्टिंग से ही हो रहा है, बीच में तो कोई यहाँ पर गैप, पूरा 12 मंथ्स का ही होगा, तो यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, 4,20,000 इंटू 5.2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12/12 4,20,000 इंटू 5.2%, 21,840, हाँ 21,840। अच्छा, फिर यहाँ पर ओपनिंग में कितना हो जाएगा, ओपनिंग में फिर से 4,20,000 हो जाएगा, जो क्लोजिंग है वही ओपनिंग में जाएगा, और अप्रूव तो 4,20,000 था जो हम लोगों ने यूज कर लिया है, अब तो नहीं हो सकता ना इससे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर बोल ही रखा था प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ कॉमर्शियल एक्सपेंडिचर ऑपरेशन अप टू 31 मार्च 2014, ये डिटेल्स जो दे रखा है ये 14 तक का ही अप्रूव्ड दे रखा है, ये कैसे पता चला, ये लाइन पढ़ के ही पता चल रहा है, द डिटेल्स ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड यानी कि 4 लाख अप टू द डेट ऑफ कॉमर्शियल ऑपरेशन दैट इज 19/2010, 19/2010 तक का इतना खर्चा हुआ है, आगे का इन्होंने सोचा था इतना खर्चा किया जाएगा, और कितना अप्रूव्ड है वो भी बता दिया है 4,20,000, ये कब तक का अप्रूव्ड है 31 मार्च 2014 तक का अप्रूव्ड है, इसीलिए 14 तक हम लोग मैक्सिमम 4,20,000 का ही खर्चा कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, तो यहाँ पर हर जगह पे वही आता रहेगा, तो यहाँ पर हो गया 4,20,000 फिर से, तो यहाँ पर एवरेज वही आ जाएगा 4,20,000 प्लस 4,20,000 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन है 5.2%, तो
ये भी 12 मंथ्स का ही है, तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा, फिर से वही 21,840 आएगा। 4,20,000 इंटू 5.2% इंटू 12/12, 21,840। फिर यहाँ पर 4,20,000, यहाँ पर कुछ नहीं लगा सकते क्योंकि अप्रूव्ड 4,20,000 तक ही था। फिर यहाँ पर एवरेज 4,20,000, फिर यहाँ पर 5.2, 12 मंथ्स, 4,20,000 इंटू 5.2% इंटू 12/12, सेम ही तो आएगा, हम फिर से क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। 21,840, 21,840 रुपीज। ये हो गया अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, इतना इतना डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा। यही बोला था हमें 2014 तक का डेप्रिसिएशन अमाउंट कैलकुलेट करने बोला था एज पर रेगुलेशन 2009 रेगुलेशंस जो है उसके हिसाब से, यानी कि ये वाला जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, 2009 का जो रेगुलेशंस है। यहाँ पर 2009 रेगुलेशंस, इसके हिसाब से अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। इसमें लोन वोन का भी एडजस्टमेंट होगा, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो समझ जाएंगे, लोन के ऊपर होगा तो। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं इलास्ट्रेशन 15। इलास्ट्रेशन 15 में देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन अप टू 13-14 तक का हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है एज पर 2009 रेगुलेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ XYZ पावर जनरेशन प्रोजेक्ट। तो XYZ जो है पावर जनरेशन प्रोजेक्ट, ये कंपनी का नाम है, इनका डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करके दिखाना है एसेट का 13-14 तक 2009 रेगुलेशंस के हिसाब से। डेट ऑफ कॉमर्शियल ऑपरेशन मतलब जब से काम इन्होंने स्टार्ट किया, वर्क कंप्लीटेड डेट। अच्छा, कॉमर्शियल ऑपरेशन मतलब जब खत्म हुआ, वर्क कंप्लीटेड डेट या फिर इसे वर्क कंप्लीटेड डेट बोलेंगे 11th of Jan 1996, बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर 1 April 2011, और यूजफुल लाइफ है 35 ईयर्स, मतलब एसेट का यूजफुल लाइफ है 35 ईयर्स, ठीक है। जो एसेट को यूज करके ये लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, इसका लाइफ है 35 ईयर्स। बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर जो स्टार्ट हो रहा है वो 1 April 2011 से स्टार्ट हो रहा है, और जब से काम स्टार्ट हुआ है वो है 11th of Jan 1996, जब से कॉमर्शियल ऑपरेशन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ है वो है 11th Jan 1996। कैपिटल कॉस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 11-12-222.00, ये फिगर इन करोड़ है। बोल रहा है कि कैपिटल कॉस्ट मतलब एसेट खरीदा गया है 11-12 में, 11-12 में, ठीक है, ये 1 अप्रैल जब से करंट ईयर स्टार्ट हुआ। 11-12 का 222.0 एडिशनल कैपिटलाइज्ड वैल्यू, मतलब इसके बाद और कितना खर्चा हुआ 12-13 में, 13-14 में, 12-13 में 10.56, 13-14 में 29.44। वैल्यू ऑफ फ्री होल्ड लैंड 12, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था कि अगर कोई फ्री होल्ड लैंड है तो उसका वैल्यू हमें माइनस कर देना चाहिए। ये देखो हम दिखाते हैं, अगर कोई फ्री होल्ड डेप्रिसिएशन अदर देन फ्री होल्ड लैंड हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब हमें रिकवरी रेट जो है वो एग्जैक्टली दे रखा है क्या, हाँ दे तो रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी एडजस्ट करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ फ्री होल्ड लैंड, ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन रिकवर्ड अप टू 9-10 तक का डेप्रिसिएशन रिकवरी दिखा रहा है 48.60, डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन 10-11 5.40, capital cost and accumulated depreciation at the beginning of the year as per टैरिफ ऑर्डर फाइनेंशियल ईयर 11-12, ये दे रखा है कि कैपिटल कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो यहाँ पर दिखा रखा है ना, जो डेप्रिसिएशन रिकवर्ड अप टू 9-10, डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन 10-11, ठीक है, ये सब जो दे रखा है ये एज पर टैरिफ ऑर्डर 11-12 के बेसिस पे दे रखा है। कैपिटल कॉस्ट का जो मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो दिखा रखा है ये भी अकॉर्डिंग टू एज पर टैरिफ ऑर्डर 11-12 के हिसाब से दिखा रखा है, ठीक है। तो हम लोग को कैलकुलेट करने बोला है डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, इनका एसेट का वैल्यू कितना हो जाएगा 11-12 में, कितना एसेट का वैल्यू है 11-12 में ये है, ठीक है।
अच्छा, अब हमें क्या देखना चाहिए, जैसे पहले वाला क्वेश्चन किए, ये बिगिनिंग का है। अब हम लोग देखेंगे कि एडिशनल कोई एक्सपेंडिचर इस साल हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर तो अप्रूव्ड वगैरह दे नहीं रखा है, अलग से एडिशनल बोल रखा है कि कौन सी ईयर में कितना हुआ है। तो इस पहले साल में कुछ भी नहीं हुआ है तो नहीं दिखाएंगे, जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग हो जाएगा। फिर एवरेज निकालेंगे, एवरेज निकालने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज कैपिटल खर्चा निकालने के बाद वहां से लैंड का जो वैल्यू है वो लेस करना पड़ेगा। ये देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था ना, ये देखो मैंने ये स्टेप यहाँ पर, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन इंडिविजुअल एसेट पे करना पड़ता है, फिर टोटल डेप्रिसिएशन निकालना पड़ता है, फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल कैपिटल कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट अदर देन फ्री होल्ड लैंड। यानी 222 जो है, ये 222 जो टोटल कॉस्ट है, उसमें से अगर कोई लैंड का वैल्यू है दैट इज 12, क्योंकि ये तो टोटल कैपिटल कॉस्ट बोल रखा है, तो इसका मतलब इसमें लैंड का वैल्यू भी इंक्लूडेड है। ये तो कैपिटल कॉस्ट है, तो कैपिटल कॉस्ट तो लैंड का भी होता है परचेस वैल्यू, तो ये उसमें इंक्लूडेड है। ये एक्सक्लूड करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करने से हमें मिलेगा एवरेज कैपिटल कॉस्ट जो कि अदर देन फ्री होल्ड लैंड होगा। ठीक है, अब उसके ऊपर हमें डेप्रिशिएबल वैल्यू वगैरह चार्ज करना पड़ेगा। अब रेट कितना होगा, अब ये कैसा एसेट है ये तो नहीं बताया है। रेट जो है ये डेप्रिसिएशन रिकवर्ड अमाउंट बताया है, रेट हमें नहीं बताया, यानी रेट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें ये एसेट का कौन सा स्लैब में जाएगा ये हमें डायरेक्टली नहीं पता चल रहा है, क्योंकि सिर्फ बोला है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैसा खर्चा है, मतलब ये कोई बिल्डिंग है, सिविल इंजीनियरिंग वर्क है, आईटी इक्विपमेंट है, कुछ नहीं बोला है। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो मैंने बोला था ये कुछ पॉइंट हमें याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर बोल रखा था डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड अप टू मैक्सिमम ऑफ 90% ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द एसेट। ये हम लोग कब फॉलो करेंगे, जब हमारे पास एसेट का डिटेल्स नहीं होगा कि हम लोग स्लैब में एसेट का रेट लगा दे, तब हम लोग ये वाला डेप्रिसिएशन का वैल्यू यूज करेंगे। जब हमें कुछ नहीं पता होता है देन हिस्टोरिकल कॉस्ट जो भी होगा एसेट का उसका 90% डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और अगर हमें ईयर एजम्पशन लेना पड़ता है तो 10 ईयर, सैल्वेज वैल्यू कंसीडर करना पड़ता है एजम्पशन तो 10%। ये सब एमसीक्यू में आ सकता है, मैंने लास्ट क्लास में बोला था, या तो इसे बुक में पॉइंट आउट करो या फिर इसको अलग से कॉपी में जरूर लिख लो। तो 90% जो है ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, 90% ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो और देख लेते हैं और कुछ बताना है या फिर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा ये हो गया। अच्छा यहाँ पर ठीक है, इतना तक करके हम लोग पहले एक साल का तो निकाल लेते हैं, उसके बाद बाकी दिखाते हैं। हमें 13-14 तक कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट कब से होगा, 11-12 से स्टार्ट होगा। ठीक है, कैपिटल खर्चा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, कैपिटल कॉस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, और ये क्या है, ये है जब से काम शुरू हुआ है, लेकिन करेंट ईयर शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2011, यानी 11-12 से हमें दिखाना पड़ेगा। यूजफुल लाइफ है एसेट का 35 ईयर्स। ठीक है, अच्छा तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं इलास्ट्रेशन 15। ऐसे करके हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। नेम ऑफ द पावर स्टेशन मतलब कंपनी का नाम, XYZ पावर जनरेशन प्रोजेक्ट। डेट ऑफ कॉमर्शियल ऑपरेशन और वर्क कंप्लीटेड डेट। 11th Jan 1996, 11th of Jan 1996, beginning of current year, beginning of current year। 1 अप्रैल 2011, यहाँ से इनका करेंट ईयर स्टार्ट हुआ। यूजफुल लाइफ 35 ईयर्स एसेट का, यूजफुल लाइफ 35 ईयर्स। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन
ऑफ डेप्रिसिएशन। अच्छा, कितने साल का हमें कैलकुलेट करना है? 11 12, यहाँ से 11 12 से लेके अप टू 13 14 तक। तो 11 12, 12 13 और 13 14, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस तरह से हो जाएगा। तो पहले ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक भी लिख सकते हैं, या फिर ओपनिंग कैपिटल कॉस्ट भी हम लोग लिख सकते हैं। तो 11 12 में खर्चा था 222.00, 222.00 रुपीज। अच्छा, ये सब है इन करोड़। 222.00। अब हमें क्या देखना चाहिए? अब हमें देखना चाहिए कि इस साल का कोई एडिशनल हमारा खर्चा है कि नहीं, 11 12 में कोई एडिशनल एक्सपेंडिचर है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे एडिशनल कैपिटल कॉस्ट। तो पिछले क्वेश्चन में हमें अप्रूव्ड दे रखा था और प्रोजेक्टेड कितना हो सकता था वो दे रखा था। तो अप्रूव्ड को ध्यान में रख के हम लोगों ने प्रोजेक्टेड से 20,000 लाख लिया था। प्रोजेक्टेड तो 1 लाख था, लेकिन हम लोग 20,000 लाख ही ले सकते क्योंकि अप्रूव्ड 4,20,000 था। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला है। यहाँ पर हमें ना तो अप्रूव्ड कितना है वो बोला है, ना तो प्रोजेक्टेड कुछ बोला है, कुछ भी नहीं बोला है। इसका मतलब एडिशनल कैपिटल कॉस्ट इस साल में नील, मतलब कुछ नहीं होगा, जीरो। ठीक है, तो जीरो होगा, तो यहां से क्लोजिंग कैपिटल कॉस्ट आ जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल कॉस्ट 1 + 2 करके 222.00। अब हम लोग निकालेंगे एवरेज। ओपनिंग क्लोजिंग के बाद आ जाता है एवरेज, एवरेज कैपिटल कॉस्ट। एवरेज कैपिटल कॉस्ट होगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, मतलब 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आएगा? 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2 करने से, 2 मतलब ये वाला नहीं, हाँ, इससे हमारा एक कंफ्यूजन हो सकता है। तो इससे बेटर होगा हम लोग ए बी सी दे देते हैं, क्योंकि ये 1 + 2, ये 2 डिवाइड वो भी लग सकता है ना। तो इसको दे देते हैं ए बी सी डी। तो ए + सी डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पर भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ए + बी, इसमें भी चेंज हो जाना चाहिए, नहीं तो ये डिवाइडेड बाई 2 का मतलब ये 2 भी हो सकता है ना, फिर ये 2 होने से तो कंसेप्ट गलत हो जाएगा। तो इससे अच्छा है इसको हम लोग ए बी सी करके नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। अच्छा, यहाँ पर ए + बी, ए + बी, और यहाँ पर एवरेज हो जाएगा ए + सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कितना होगा ए + सी डिवाइडेड बाई 2 में। ए कितना है? 222.00, और इसमें भी तो 222, ये 222 ही आ जाएगा, क्योंकि 2 बार सेम डेटा लेके डिवाइडेड बाई 2 करने से तो वही डेटा वापस आता है ना। तो 222.00 ये हो गया एवरेज कैपिटल कॉस्ट, मतलब एवरेज एसेट का कॉस्ट इतना हो गया। अब यहाँ पर फ्री होल्ड लैंड दे रखा था, तो जिसको हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग को तो रेट भी निकालना पड़ेगा ना, रेट दिया हुआ नहीं। वैसे हम लोग 90% लेंगे, क्योंकि अगर कुछ नहीं बताया जाता है तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे 90% लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखो, अब हम लोगों को क्या करना है, लेस कर देना है टोटल कॉस्ट ऑफ। ये क्यों लेस कर रहे हैं? ये देखो, यहाँ पर दे रखा था ना, हम लोगों को रूल्स दे रखा था ना, हमें क्या करना था, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट से, ये देखो टोटल कॉस्ट, इस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने किया था, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट से हमें फ्री होल्ड लैंड को माइनस करना पड़ता है। तो वही करेंगे यहाँ पर, क्योंकि गिवन है। इसके आगे वाले क्वेश्चन में ऐसा गिवन नहीं था, तो हम लोगों ने नहीं किया। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर ये देखो, वैल्यू ऑफ फ्री होल्ड लैंड 48.60, वैल्यू ऑफ फ्री होल्ड लैंड, ये लेस हो जाएगा, लेस करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ फ्री होल्ड लैंड है 48 12, अच्छा 12 है,
तो ये माइनस करने से हो गया 210.00, 210.00। अच्छा, फिर नेक्स्ट अब हम लोग डेप्रिसिएशन देखेंगे कितना होगा। डेप्रिसिएशन क्योंकि कोई रेट हमें गिवन नहीं है तो हम लोग 90% लगाएंगे, ठीक है, 90% लगाएंगे वैल्यू। अच्छा, इसको क्या लिखना चाहिए, इसका एक नाम देना चाहिए, इसका एक नाम देना पड़ेगा। एक ये जो 210.00 आया, पहले इसका एक नाम देना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हम लोग का क्या आ गया, कैपिटल कॉस्ट था ये एवरेज, इसमें से लैंड का वैल्यू माइनस कर दिया तो एवरेज कैपिटल कॉस्ट फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब इस पे हम लोग डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं क्योंकि लैंड को हटा दिया, बिकॉज लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है ना, इस पे तो 0% होता है, तो इसीलिए इसको हटा देंगे। तो एवरेज कैपिटल कॉस्ट फॉर डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन हम लोग अभी कितने अमाउंट पे लगाएंगे, इस पे, वैसे भी इसी पे लगाने वाले थे, बट ये लिखना पड़ेगा कि 210 क्या आया, 210 वो अमाउंट ऑफ एसेट आया जिसपे हम लोग डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल कर सकते हैं, 222 पे नहीं कर सकते थे क्योंकि इस पे लैंड इंक्लूडेड था। अब नेक्स्ट जी, डेप्रिसिएशन वैल्यू एट द रेट ऑफ 90%, 90% ऑफ एफ हो जाएगा, ठीक है, एफ मतलब ये 210, तो 210 इंटू 90%, तो ये आ गया 189, 189 हो गया डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये डेप्रिशिएबल वैल्यू हो गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन रिकवर्ड बता रखा था, डेप्रिसिएशन रिकवर्ड अप टू 910, ठीक है, ये तो हम लोग कब का कर रहे हैं, ये हम लोग अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं 11-12 से, ठीक है, और डेप्रिसिएशन इसके पहले रिकवर्ड हो चुका है 9-10 में 48.6 और 10-11 में 5.4, तो टोटल अप टू 11 मतलब 10-11 तक, इसके पहले साल तक कितना टोटल डेप्रिसिएशन जो है रिकवर्ड हो चुका है, ये दोनों का एडिशन टोटल इतना रिकवर्ड हो चुका है, ठीक है, तो ये इसीलिए मैंने दिखाया, ये देखो, ये 3 साल 9-10 ये वाला, ये 10-11 और ये 11-12, हम लोग 11-12 का कैलकुलेशन करें, इसके पहले कितना डेप्रिसिएशन जो है वो रिकवर्ड हो चुका है, मतलब हम लोगों ने चार्ज कर दिया था 48.6 और 5.4, तो ये दिखाएंगे कि कितना ऑलरेडी चार्ज। हाँ बोलो। 54। हाँ 54, डेप्रिसिएशन रिकवर्ड अप टू प्रीवियस ईयर 56 नहीं 54, 54 ये कैसे आया, 48.6 गिवन है, क्वेश्चन में गिवन होगा तभी हम लोग दिखा सकते हैं, 5.4 ये हम लोगों ने दिखाया कि इसके पहले हम लोगों ने इतना डेप्रिसिएशन जो है रिकवर्ड किया था। अच्छा, ये हम लोग क्यों दिखा रहे हैं, देखो ये इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर 222 जो दिखा रहे हैं एसेट, वो हम लोग ग्रॉस ब्लॉक दिखा रहे हैं, मतलब हम लोग डेप्रिसिएशन लेस करके तो नहीं दिखा रहे, ये जो 222 है ये तो दिख रहा है कि कॉस्ट एट द बिगिनिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब 222 का एसेट खरीदा गया था, 222 करोड़ का एसेट खरीदा गया था, तो उस पर डेप्रिसिएशन तो इतना लग चुका है, ठीक है, लेकिन ये हम लोग चार्ज नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग ग्रॉस दिखा रहे, ग्रॉस ब्लॉक दिखा रहे, टोटल डेप्रिसिएशन हम लोग अलग से दिखा रहे, ठीक है, तो इसका मतलब अभी जो डेप्रिसिएशन 90% करके 189 दिख रहा है, इसमें ऑलरेडी 54 जो है ये रिकवर्ड हो जाना चाहिए था, ठीक है, तो बैलेंस जो है वो इस साल रिकवर्ड होगा, तो बैलेंस कितना होगा यहाँ पर देखते हैं, बैलेंस डेप्रिसिएशन टू बी रिकवर्ड, तो टोटल रिकवरी कितना दिख रहा है, 90% ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल मतलब जो परचेज कॉस्ट होता है, हम लोग AS10 में पीपीई पढ़ चुके हैं ग्रुप 1 में, ठीक है, वहां पर हम लोगों ने देखा था कि हिस्टोरिकल कॉस्ट किसे बोला जाता है, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जिसमें एक्वायर्ड किया गया यानी 222 का टोटल डेप्रिसिएशन दिख रहा है 189, टोटल मतलब अभी तक एसेट यूज होने पे जितना डेप्रिसिएशन हुआ है 189। अच्छा, तो ये बाकी इसके पहले 54 रिकवर्ड हो चुका है, तो इस साल के लिए कितना होगा, इस साल के लिए 189 माइनस 54, तो कितना हो जाएगा 135, 135 ये 11-12 के लिए हो रहा है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे बैलेंस यूजफुल लाइफ आउट ऑफ 30
5 ईयर्स। अब 35 ईयर्स में कितना साल बचा है मशीन का, वो भी हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, कितना साल बचा है यहाँ पर देखो, ये जो है यहाँ, ये स्टार्ट कब हुआ था काम, ये स्टार्ट हुआ था 1996 से, तो 11 सॉरी 19 बोल रहे 11 जैन 1996 से, तो ये ईयर कब खत्म हुआ होगा। अगर ये जैन 1996 में शुरू हुआ था काम, तो ये 96 पर्टिकुलर जो ईयर है इसका एंडिंग कब हुआ था। 96 वाला जो ये स्लैब चल रहा है इसका एंडिंग कब हुआ होगा, 31 मार्च। हाँ, और ईयर 31 मार्च तो होगा, ईयर 96 96 ही होगा, ठीक है। तो ये 96 हो गया, इसके बाद 97, 98, 99, 2000, 2001, ठीक है, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, ये 2010 यानी 31 मार्च 2010 आ गया। अच्छा, और 2010 ये है 1 अप्रैल 2011, ये है 31 मार्च 2010, ये बिगिनिंग है, मतलब और एक एंडिंग ले सकते हैं 31 मार्च मतलब 2011। तो देखो कितना साल यूज हो गया है, टोटल 35 ईयर्स था, कितना यूज हो गया है, ये पूरा एक साल, ये जो ये दिख रहा है, मतलब हो सकता है कुछ मंथ्स है बट यूज हम लोग देख रहे हैं। तो पहला ये फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 क्यों हो गया, 15 होना चाहिए, चेक करते फिर से एक बार। 97 पूरा, 97 पूरा, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2011, 15 और यहाँ पर, अच्छा 2011 वाला नहीं ले सकते हैं क्या, ये वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, चेक करते हैं एक मिनट, ये कौन सा ईयर, ये स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2011 से, तो ये 31 मार्च 2010 खत्म हुआ, तो इसका स्टार्टिंग हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 से लेके 31 मार्च 2011, ये ईयर तो आएगा। एक सेकेंड, कुछ तो गलती हो रहा है, 15 साल होना चाहिए, कैलकुलेशन पे चेक करते हैं। मार्च 97, 97, 98, 99 ऐसे करके लिखते हैं, 5-5 साल लिखते हैं तो समझने में आसानी होगा। तो पहला हम लोग लिख लेते हैं 97 से एक बार लिख रहे हैं, इसको अलग से कैलकुलेट कर लेंगे, 97, 98, 99, 2000, 2001, 1, 2, 3, 4, 5 साल हो गया, फिर 2002, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, तो ये हो गया फिर से 5 साल यानी 10 साल, 2007, 8, 9, 10 और 11 तक तो होगा ही क्योंकि इसका स्टार्टिंग है 1 अप्रैल 2011, तो अप टू 11 तक हो जाएगा 5 साल, तो 5, 5, 5, तो टोटल हो गया 15 ईयर्स। अच्छा, टोटल हो जाएगा 15 ईयर्स। अच्छा, ये जो है ये तो कुछ मंथ का ही हो रहा है, ये कुछ मंथ का हो रहा है यहाँ पर, जैन के बाद ये कितना दिन का होगा, जैन 11 से हो रहा है तो 11 जैन 1996, डेट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन वर्क कंप्लीटेड डेट। अच्छा, 96 वाला तो 97 में खत्म होगा, हाँ 96 वाला 97 में खत्म होगा, ये एक साल, फिर 7, 8 दूसरा, 8, 9, 9, 10 ऐसे करके 15 साल ही हो रहा है, ठीक है। मैंने जस्ट थोड़ा सा ये इसको जैन टू दिसंबर जैसा कैलकुलेट कर लिया इसलिए ज्यादा दिख रहा था, ये देखो सिंपल है, 96, 97 1 ईयर, 97 से लेके 98 सेकेंड ईयर, 98 टू 99 थर्ड, 99 से 2000 ये हो गया फोर्थ, इस तरह से ये देखो 1 साल, ये 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे चल रहा है, बट स्लैब जो है वो 96, 97, 98, 99 इस तरह से 15 साल हो रहा है, चेक करके देखो, इस तरह से 15 साल हो रहा है, ये देखो 96, 97 एक साल, 97 से 98 दूसरा, ठीक है, 98 से 99 तीसरा, 99 से 2000
फिर 2000 से 2001, 2001 से 2002, 2002 से 2002 से 2003, फिर 2003 से 3 से 4, फिर 4 से 5, इस तरह से 5 से 6, 6 टू 7, 7 टू 8, 8 टू 9, 9 से लेके 10 और 10 से लेके 11। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 साल जो है ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो 35 साल में 15 साल ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 20 ईयर, मतलब 20 20। ईयर्स, 20 ईयर्स बचेगा। तो हम लोग 20 ईयर्स लिखेंगे यहाँ पर। बैलेंस यूजफुल लाइफ आउट ऑफ 35 ईयर्स, ये हमें खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये 20 ईयर्स हो रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ईयरली डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये तो टोटल है, ये टोटल दिख रहा है। ईयरली डेप्रिसिएशन फ्रॉम 11 12, 11 12 से कितना होगा? ये 189 तो टोटल था, इससे हम लोगों ने प्रीवियस 2 साल का माइनस किया तो पर्टिकुलर इस साल का पता चल गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 135 है ना, 135 टोटल डेप्रिसिएशन हो रहा है और यूजफुल लाइफ है 20, तो हर साल कितना करके स्प्रेड करना पड़ेगा? हर साल इक्वल जितना होगा रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के हिसाब से हम लोग स्प्रेड करेंगे। 6.75, 6.75 हो गया। अच्छा, अब हम लोग को यहाँ पर टोटल डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन रिकवर्ड अप टू द ईयर, अप टू द ईयर कितना हो जाएगा? प्रीवियसली रिकवर्ड कितना हुआ था? टोटल रिकवर हमें दिखाना पड़ेगा। इसके पहले रिकवर्ड हुआ था 54 और इस साल कितना होगा? हर साल 6.75, तो ये हो गया 6.75 प्लस 54, तो कितना हो जाएगा? 60.75, 60.75। एक बार फिर से बता देते कैसे करना है और क्यों हम लोग ऐसे कर रहे हैं। देखो, पहले ओपनिंग कैपिटल हम लोगों ने लिख लिया। कैपिटल एसेट मतलब एसेट खरीदने का 2 का खर्चा हुआ है 11 12 में। यहाँ पर ये बोल भी रखा है कैपिटल कॉस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग जब हो रहा है ईयर का 11 12 में, तब कैपिटल एक्सपेंडिचर दिख रहा है 222। एडिशनल कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं दिखा, क्लोजिंग यही बना, इसीलिए एवरेज भी यही बना। फिर क्योंकि फ्री होल्ड लैंड का डिटेल्स था तो वो हम लोगों ने माइनस कर दिया। तो जितने अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लग सकता है वो है 210 करोड़। डेप्रिसिएशन लगेगा 90%, क्योंकि रेट कुछ नहीं बताया, 90% ऑफ एफ, क्योंकि यही एसेट का वैल्यू है 210 एफ पॉइंट पे था तो 189। तो ये टोटल रिकवरी दिखा रहा है अप टू 11 12 तक, ठीक है। और अप टू 11 12 के आगे 9 10 और 10 11 में टोटल इतना डेप्रिसिएशन जो है रिकवर्ड हुआ था 54, तो 189 में ये भी इंक्लूडेड है, क्योंकि ये टोटल डेप्रिसिएशन दिखा रहा है। 189 जो कैलकुलेट होके आया ये 9 10 10 11 11 12 तीनों का दिखा रहा है। तो 9 10 10 11 को माइनस कर देने से 11 12 का पता चल जाएगा, दैट इज 135, ठीक है। और यूजफुल लाइफ कितना बच रहा है एसेट का? यूजफुल लाइफ बच रहा है 35 ईयर्स बच रहा है। सॉरी, 35 ईयर्स में 15 साल यूज हो गया है तो 20 ईयर्स बैलेंस यूजफुल लाइफ बच रहा है। तो ईयरली डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 11 12 से? क्योंकि ये 11 12 के बाद का टोटल दिख रहा है पूरे 20 साल का, तो ईयरली हो गया 6.75। तो डेप्रिसिएशन अभी तक कितना रिकवर्ड हो जाएगा? 9 10 का ईयरली था 48.6, 9 10 के बाद 10 11 का था 5.4 और 11 12 का आया 6.75। तो टोटल हो जाएगा यहाँ पर तीनों को ऐड करके 60.75। फिर नेक्स्ट यहाँ पर सेम प्रोसेस से करना है हम लोगों को। यहाँ पर पहले हम लोग ओपनिंग देंगे। ओपनिंग वैल्यू कितना हो जाएगा? जो प्रीवियसली क्लोजिंग था, यानी 222.00। अच्छा, कोई एडिशनल एक्सपेंडिचर है? यहाँ पर बताया था एडिशनल कैपिटलाइजेशन ड्यूरिंग ईयर 12 13। हम लोग तो 12 13 ही कर रहे हैं, 12 13 में एडिशनल खर्चा होगा 10.56, ठीक है। तो 10.56 ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने से क्लोजिंग वैल्यू पता चल जाएगा कितना बन रहा है, 232.56। अब इसका हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, 232.56 प्लस 222 डिवाइडेड बाय 2, 227.28, 227.28।
28। ठीक है, अब यहाँ से फिर लैंड का वैल्यू माइनस करना पड़ेगा क्योंकि लैंड तो है, डिस्कर्ड तो हुआ नहीं है अभी तक, लैंड जो है वो बैलेंस शीट में है, तो यहाँ से फिर से लेस हो जाएगा। क्यों लेस हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने लिया हुआ है 222 जिसमें लैंड इंक्लूडेड है, तो -12 कर देंगे तो डेप्रिशिएबल एसेट जो है वो मिल जाएगा, मतलब जिसपे हम लोग डेप्रिशिएशन चार्ज कर सकते हैं 215.28। अब इस पे भी 90% लगेगा, रेट तो कुछ नहीं बताया कि नेक्स्ट ईयर भी क्या रेट होगा, तो इस पे 90% लगेगा, तो 193.75 सेम प्रोसेस से चलता जाएगा। 193.752 है, तो हम 2 डिजिट लिए हैं 75 तक। ठीक है, अच्छा डेप्रिसिएशन प्रीवियस ईयर का कितना रिकवर्ड हो रखा है, तो प्रीवियस ईयर का कितना रिकवर्ड हो रखा है हमें यहाँ से मिल जाएगा। ये देखो डेप्रिसिएशन रिकवर्ड अप टू दिस ईयर 11-12 था 60.75, 60.75 अप टू 11-12 तक का रिकवर्ड है, और 60.75 में क्या क्या एडेड है ये वाला, या फिर इंडिविजुअली देख लो 9-10 का 48.6, 10-11 का 5.4 और 11-12 का 6.75, तो टोटल मिला के 60.75 ही होता है, तो अभी तक का इतना रिकवर्ड हो चुका है, ये लिख लेते हैं 60.75। तो बैलेंस डेप्रिसिएशन कितना होगा 193.75 में 60.75 ऑलरेडी रिकवर्ड है, तो बैलेंस होगा ये दोनों का माइनस, तो यहां पर लिख लेते हैं कैसे होगा 193.75 माइनस ये वाला 60.75, 133 आ रहा है 133.00, ये हो गया हम लोगों का बैलेंस। ठीक है, तो ये इधर ही लिखना था, इधर लिख लिया कि बैलेंस इतना हो रहा है। अच्छा अब यूजफुल लाइफ कितना बच रहा है, 11-10-11 तक तो 11-12 तक तो 20 ईयर्स था, फिर नेक्स्ट ईयर जब आ जाएगा तो ये 20 घट के कितना हो जाएगा, ये तो डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर जैसे हम लोगों ने देखा कि 35 साल टोटल था जिसमें से हम लोग अकाउंटिंग 11-12 से कर रहे हैं, तो इसके पहले 15 साल बीत चुका है, तो 20 साल अभी भी एसेट का बाकी है वैल्यू, क्योंकि 35 साल बोला है एक साल टोटल, और कम। 1 साल और कम यानी 19 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, अब ईयरली डेप्रिसिएशन देखना पड़ेगा कितना होगा 133 डिवाइडेड बाई 19, टोटल इतना रिकवर कर सकते हैं अभी 133 और 19 ईयर्स बाकी है, तो डिवाइडेड बाय 19 यानी कितना हो जाएगा 7। अच्छा अब यहाँ पर लिखेंगे कितना डेप्रिसिएशन अभी तक रिकवर्ड हुआ, तो डेप्रिसिएशन अभी तक कितना रिकवर्ड हुआ 60.75 था प्लस 7 है ना, 60.75 था अभी तक का 3 साल का, 60.75 कैसे आया 9-10 का 48.6, 10-11 का 5.4, 11-12 का 6.75, अब यहाँ पर 60.75 टोटल हो गया था 11-12 तक प्लस 7, तो 67.75 ये हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर फिर से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग, इसका क्लोजिंग इसका ओपनिंग हो जाएगा। अब इस बार थोड़ा सा चेंज होगा, ये आ जाएगा 232 क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर एडेड था 50.56। ठीक है, ये वाला यहाँ आ गया, जितना क्लोजिंग होगा उतना ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पर भी खर्चा हुआ था 29.44 का एसेट खरीदा गया, तो ये सब ग्रॉस ब्लॉक है, मतलब ये सबसे डेप्रिसिएशन लेस किया हुआ नहीं है। ठीक है, डेप्रिसिएशन कहीं भी लेस किया हुआ नहीं, इसीलिए यहाँ से हमें एसेट का मतलब लैंड का वैल्यू माइनस करना पड़ता है, ये टोटल एसेट का वैल्यू है, जितने सारे एसेट है सभी का इंक्लूडिंग लैंड, तो 29.44, तो ये हो गया 262.00। अब इसमें हमें क्या करना है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, क्लोजिंग है 262, ओपनिंग है 232.56 डिवाइडेड बाय 2, 247.28। लैंड का वैल्यू माइनस कर देंगे 235.28। अब इस पे 90% देखेंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल अभी तक कितना डेप्रिसिएशन रिकवर्ड होना बाकी है, 211.752 आ रहा है, हम 75 तक लिए हैं। अब कितना डेप्रिसिएशन अभी तक रिकवर्ड हुआ है ये यहाँ पर मिल जाएगा 67.75, अभी तक रिकवर्ड हुआ है 67.75 इसमें से, तो बचा कितना 211.75 से 67.75 माइनस करना पड़ेगा, 211.75 में से 67.75 माइनस करेंगे 144। अब एसेट का लाइफ कितना बचा
20 था, 19 हुआ, अब और एक साल पीछे आ, मतलब और एक साल कम हो जाएगा, 18 हो गया। अब टोटल इतना डेप्रिसिएशन 18 साल तक रिकवर्ड कर सकते हैं, तो हर साल कितना होगा? 8 करके हो जाएगा, 18 से डिवाइड करने से 8 आ रहा है आंसर। तो अभी तक कितना डेप्रिसिएशन रिकवर्ड हुआ? 67.75 तो रिकवर्ड हुआ है अप टू द ईयर 12-13 तक। अब यहाँ पर 8 रुपीज का और भी रिकवरी होगा 13-14 में, तो टोटल हो जाएगा, टोटल 13-14 तक का रिकवरी हो जाएगा प्लस 67.75 प्लस 8, 75.75, ये हो जाएगा आंसर। ये हो गया आंसर। इस तरह से करना पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट आया है, देखो नेक्स्ट दूसरा चीज आ गया, हाउ टू कैलकुलेट एएडी एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन फॉर द पर्पस ऑफ टैरिफ एज पर रेगुलेशंस 21। ये शायद मैंने लिखवाया था, देख लेते हैं। एडवांस अगेंस्ट टैरिफ, ये कैसे डेप्रिसिएशन के साथ एडजस्ट होगा, ये शायद लिखवाया था क्या मैंने? इसी किसी पॉइंट के अंदर लिखवाया, ठीक है छोड़ो, हम यहाँ से अभी बता देंगे, कोई प्रॉब्लम, इसमें लिखवाया हुआ है। अच्छा ये देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर क्वेश्चन करेंगे, क्लियरली समझ में आ जाएगा। हाउ टू कैलकुलेट एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन, मतलब अगर हम लोग कोई लोन ले रहे हैं तो उसके साथ डेप्रिसिएशन का प्रोपोर्शनेट एडजस्टमेंट होता है, ये मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया था, वहीं पर कहीं एक पॉइंट लिखा हुआ होगा, फॉर द पर्पस ऑफ टैरिफ एज पर रेगुलेशन 21। ये किसके कौन से रेगुलेशंस के हिसाब से बनता है? रेगुलेशंस 21 के हिसाब से। एएडी यानी एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन शैल बी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 अमाउंट्स, ठीक है, ये 2 अमाउंट में से जो सबसे कम होता है वही वाला अमाउंट होगा। 2 अमाउंट क्या क्या है? डिफरेंस बिटवीन लोन रिपेमेंट अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ लोन अमाउंट एज पर रेगुलेशन 20। रेगुलेशन 20 के हिसाब से ये 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और डिफरेंस किस चीज का है? लोन रिपेमेंट, ये 10% किस चीज का बोल रहा है? लोन रिपेमेंट जो होगा वो लोन अमाउंट से 10% ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 100 रुपए का लोन है, 100 रुपए का 10% 10 रुपया होता है, इससे ज्यादा रिपेमेंट अमाउंट नहीं होना चाहिए, रेगुलेशन 20 बोल रहा है, ठीक है। और माइनस क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस बिटवीन लोन रिपेमेंट अमाउंट, यानी कि एग्जांपल के हिसाब से 10 एंड डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल, और जितना डेप्रिसिएशन हुआ, सपोज डेप्रिसिएशन हुआ है 8 रुपए, तो बचा कितना? 2 रुपया। ये डिफरेंस हो गया बिटवीन लोन रिपेमेंट अमाउंट जो कि टोटल लोन के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड डेप्रिसिएशन अमाउंट का डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन क्यूमुलेटिव रिपेमेंट ऑफ लोन एंड क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन अप टू दैट ईयर। अब दोनों क्यूमुलेटिव रिपेमेंट ऑफ लोन और क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन, मतलब चीज वही रहेगा, लोन और डेप्रिसिएशन का ही डिफरेंस निकालना है, लेकिन क्यूमुलेटिव निकालना है, ठीक है। अब इन दोनों में से जो लीस्ट होगा वही हमारा परमिसिबल अमाउंट होगा, लीस्ट ऑफ द 2 अमाउंट्स। अब देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रखा है, कैसे करना है? रीपेमेंट ऑफ लोन नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ लोन अमाउंट, पहले हम लोगों को लिखना पड़ेगा कितना रीपेमेंट अमाउंट है। नॉर्मल सा बात है, डिफरेंस अगर रीपेमेंट माइनस डेप्रिसिएशन करना है तो पहले रीपेमेंट ही निकालेंगे, तो पहले रीपेमेंट अमाउंट जो है यहाँ पर निकालेंगे, अगर 3 साल का है तो 3 साल का। डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, हर साल का डेप्रिसिएशन होगा, फिर दोनों में डिफरेंसेस निकाला जाएगा, कितना कितना डिफरेंस आ रहा है। क्यूमुलेटिव रीपेमेंट ऑफ लोन निकाला जाएगा, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा, फिर दोनों का डिफरेंसेस निकाला जाएगा, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर डिफरेंसेस आया और यहाँ पर जो डिफरेंसेस आया, ये दोनों में जो मिनिमम है वही अमाउंट हमें लेना पड़ेगा एएडी के हिसाब से, ठीक है। एएडी के हिसाब से वही वाला अमाउंट हमें लेना पड़ेगा जो मिनिमम होगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है। स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर टैरिफ पर्पस। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? ये तो हम लोगों ने अभी किया, ठीक है, यही वाला हम लोगों ने अभी किया। ये देखो, ओपनिंग कैपिटल कॉस्ट लेना चाहिए, अभी जो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया, फिर उसमें एडिशनल कुछ भी अगर लग रहा है इससे क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, फिर एवरेज निकालना पड़ेगा, यही तो अभी हम लोगों ने किया। ओपनिंग, एडिशनल, फिर क्लोजिंग आता है, दोनों को ऐड करने से फिर एवरेज, फिर वहां से अगर कोई फ्री होल्ड लैंड है तो माइनस कर दो। एवरेज कैपिटल कॉस्ट फॉर डेप्रिसिएशन ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज कैपिटल कॉस्ट निकल जाएगा
जाएगा जब हम लोग लैंड का वैल्यू माइनस कर देंगे। वेटेड एवरेज रेट अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो हम लोग 90% लगाएंगे। एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा, इनटू करने पे 90% होगा तो 90% कोई स्पेसिफिकली रेट दिया हुआ रहेगा तो वो एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन हमें पता चल जाएगा कितना है। टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। सेम इसी तरह से ही होगा अभी जैसा हम लोगों ने किया। अब देखो एक क्वेश्चन देखने से समझ में आ जाएगा, ऐसा 2 क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 16, इलस्ट्रेशन 16 में क्या बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकाटा डेप्रिसिएशन एंड कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एंड एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन एज पर रेगुलेशन 21 ऑफ द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन टर्म एंड कंडीशंस ऑफ टैरिफ रेगुलेशंस 2004। बोल रहा है कि कैलकुलेट करके बताना है डेप्रिसिएशन और एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना हो रहा है और कितना लोन के साथ वो एडजस्ट हो रहा है। एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन कितना होगा, एडवांस यानी लोन, वो कितना डेप्रिसिएशन के साथ एडजस्ट होगा एज पर रेगुलेशन 21 ऑफ द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन टर्म एंड कंडीशंस ऑफ टैरिफ रेगुलेशंस 2004। डेट ऑफ कॉमर्शियल ऑपरेशन ऑफ सीओडी, कॉमर्शियल ऑपरेशन बोल रखा है 1 अप्रैल, मतलब ये है सीओडी का मतलब है कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट, ठीक है। सीओडी का मतलब ही है कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट 1 अप्रैल 2010। अप्रूव्ड ओपनिंग कैपिटल कॉस्ट, ओपनिंग दे रखा है 1,50,000 जैसे हम लोग कर रहे थे वैसे ही करेंगे, ओपनिंग दे रखा है। वेटेड एवरेज रेट दे रखा है तो यहाँ 90% नहीं लेना पड़ेगा, जहां पर गिवन रेट है तो गिवन रेट को ही यूज करना पड़ेगा, ये वेटेड एवरेज रेट दे रखा है। डिटेल्स ऑफ अलाउड एडिशनल एक्सपेंडिचर, इसके अलावा क्या क्या एडिशनल कॉस्ट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है वो बता रहा है। और रीपेमेंट ऑफ लोन एंड वेटेड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज एज फॉलोज, इंटरेस्ट ऑन लोन और ये वेटेड एवरेज ऑफ डेप्रिसिएशन का रेट बता रखा है। एडिशनल कैपिटल अलाउड है, मतलब ये सारा हम लोग ले सकते हैं, प्रोजेक्टेड नहीं है या फिर एज मतलब फ्यूचर में जो सोचते हैं फ्यूचर के लिए, प्रोजेक्टेड नहीं है, ये एक्चुअली जो है अलाउड किया गया है। 10,000 फर्स्ट ईयर एडिशनल एक्सपेंडिचर अलाउड किया गया है, ऐड कर पाएंगे 3,000, यहाँ 2 और यहाँ पर 2,000। रीपेमेंट ऑफ लोन हुआ है 8,000, 10,000, 10,000, 11,000। हमें देखना है कि रीपेमेंट ऑफ लोन 10% टोटल लोन का होगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। वेटेड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बता दिया है 7.4, 7.5, 7.6 और 7.5, इससे हमें इंटरेस्ट जो है वो पता चल जाएगा कितना है। अब नीचे देखते हैं क्या बोला है, बस कुछ नहीं बोला। यहाँ से हमें कैलकुलेट करके बताना है डेप्रिसिएशन और एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन। ये देखो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन जैसे अभी तक हम लोग कर रहे थे, और एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन इस तरह से कंपेयर करके मिनिमम ऑफ द टू। तो 16 नंबर यहाँ पर हो जाए। पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन कितने सालों का कैलकुलेट होगा, 1 2 3 4 दे रखा है, तो फर्स्ट सेकेंड अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले ओपनिंग ए लिखते हैं, नहीं तो एवरेज निकालने में प्रॉब्लम होगा। ओपनिंग कैपिटल कॉस्ट या फिर ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक 4 साल का। हाँ ये लिखा है ओहो। ओपनिंग कैपिटल कॉस्ट, ये सब आ जाएगा, नहीं ये एडिशनल है। ओपनिंग कैपिटल कॉस्ट कितना होगा 1,50,000, ये नहीं होगा, ये सब तो एडिशनल है। इसके बाद कितना कर सकते हैं एक्स्ट्रा, ऑलरेडी कुछ इनकर्ड है, उसके बाद क्या इनकर्ड हो सकता है। अप्रूव्ड ओपनिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल 1 अप्रैल 2010 में दे रखा है 1,50,000, तो ये पहला 1,50,000 हो जाएगा। ये सब रुपीज में आंसर आएगा। अच्छा, इसके बाद हमें क्या देखना चाहिए, क्या हम लोगों का कुछ भी एडिशनल खर्चा हुआ है, एडिशनल
कैपिटल कॉस्ट। तो एडिशनल हर जगह पे बोला हुआ था क्वेश्चन में, हर एक पॉइंट पे एडिशनल कॉस्ट का बात इन्होंने कह रखा है। तो इस पे कितना हो जाएगा, फर्स्ट ईयर 10,000, तो 10,000 लगाएंगे यहाँ पे, बोल दिया है। तो टोटल करने पे क्लोजिंग आ जाएगा, ये पहले से खर्चा किया था, इस साल यहाँ पर एडिशनल खर्चा हुआ, तो क्लोजिंग आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल कॉस्ट ए प्लस बी 160, ये हो गया क्लोजिंग कैपिटल कॉस्ट, जो कि नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग का यहाँ पर कैलकुलेशन बाकी है। फिर एवरेज निकालेंगे, एवरेज, यही रूल्स है, एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज कैपिटल कॉस्ट, एवरेज कैसे होगा, ओपनिंग यानी ए, क्लोजिंग यानी सी डिवाइडेड बाय 2, तो 1,50,000 प्लस 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2, 1,50,000 5,000, 1,55,000। अब हम लोग रेट निकालेंगे सेम इसी तरह से जैसे कर रहे हैं। फिर क्योंकि यहाँ पर फ्री होल्ड लैंड नहीं था, अब अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग पॉइंट दिया है। यहाँ पर कोई लैंड वाला कैलकुलेशन नहीं दिया है कि कुछ लैंड है जो हमें डिडक्ट करना पड़ता है, बिकॉज लैंड पे कोई डिप्रिशिएशन नहीं होता, लैंड का एप्रिसिएशन होता है। 0% रेट भी बता रखा है कि 0% होता है, जो कि एप्लीकेबल नहीं है, माइनस करना पड़ता है टोटल एसेट से इसका वैल्यू, तब जाके हम लोग एवरेज रेट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ लैंड नहीं था, तो नहीं एप्लीकेबल होगा। क्लोजिंग कैपिटल जो है उसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। अब रेट बताया हुआ है तो 90% भी नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो रेट के हिसाब से लगा देंगे। यहाँ पर जो रेट है वो लिखेंगे, एप्लीकेबल रेट जो है, तो ये डी नीचे पीछे लिखेंगे पॉइंट ई में लिखेंगे वेटेड एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये बता रखा है, वेटेड एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो पहले साल का कितना है, ये देखो, पहले साल नहीं, वेटेड एवरेज है तो ये हर जगह पे सेम एप्लीकेबल है, अलग अलग नहीं है। 3.5%, अलग होता तो अलग लिख लेते, जैसे एकदम स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में अलग था, यहाँ पर एक ही रेट बताया तो ये सभी पे एप्लीकेबल होगा, सेम रेट सभी पे चल रहा है 3.5%। अच्छा, अब हम लोग ये रेट हो गया, अब अमाउंट निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग निकालेंगे डेप्रिसिएशन का अमाउंट, एनुअलाइज्ड यानी साल का, क्योंकि ये पर एनम है ना, तो एनुअलाइज्ड ये पर एनम है तो एक साल का ही आएगा। वेटेड एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ये एक साल का है, तो एनुअलाइज्ड डेप्रिसिएशन, तो ई मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके आगे डी था शायद, तो डी इंटू ई यानी 1,55,000 जो एवरेज कैपिटल कॉस्ट है इंटू 3.5%, 5,425, और इसका कमेंसिंग टाइम कुछ अलग नहीं बोला है, तो हम लोग पूरा साल का लगा देंगे, फर्स्ट ईयर बोला है ना, तो यहाँ पर तो कुछ बोला नहीं है कौन से डेट से, और वैसे भी 1 अप्रैल बता रखा है, तो फिर तो पूरे साल का ही हुआ ना, अप्रैल टू मार्च 12 महीने का हुआ। तो यहाँ पर हमें मंथ भी कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, पूरा 12 मंथ्स का ही लग जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल से स्टार्टिंग था। तो एनुअलाइज्ड डेप्रिसिएशन 5,425। अच्छा, अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन कितना है, कितना एडजस्ट होगा, एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन, यानी जिसके लिए हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं ए डी, ये कितना हो जाएगा ए डी। अच्छा, ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये देखो यहाँ पर दे रखा है, एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा लोन से माइनस होना चाहिए, यहाँ पर बोला नहीं है, देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन लोन रिपेमेंट अमाउंट एंड डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल, पहले ये निकलेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर टैरिफ पर्पस, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ये देखो रीपेमेंट ऑफ अमाउंट कितना है 8,000, ये यहाँ पर एडी कैसे निकलेगा, यहाँ पर एडी निकलेगा इस तरह से, ये लिखा हुआ नहीं है, हम लिख देते हैं, देखो रीपेमेंट ऑफ लोन अमाउंट माइनस डेप्रिसिएशन अमाउंट, ठीक है। तो रीपेमेंट ऑफ लोन अमाउंट वो ऊपर बताया था ना, माइनस करना चाहिए उसी हिसाब से, 8,000 है, 8,000 माइनस ये वाला, 8,000 माइनस ये डेप्रिसिएशन 5,425, तो पता चल जाएगा जो बचा हुआ होता है वही एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन होता है 2,575, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2,575, ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग निकालेंगे टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन फॉर टैरिफ,
मतलब हमसे जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी चार्ज करेगी, जो टैरिफ चार्ज करेगी, उस पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट का कितना हिस्सा आ जाएगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा यहाँ पर एफ प्लस जी करना पड़ेगा, ठीक है, एफ प्लस जी, ये दोनों का टोटल हो जाएगा। मतलब जितना डेप्रिसिएशन है और एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन, मतलब लोन के अगेंस्ट में कितना डेप्रिसिएशन एडजस्ट होगा, 2575। दो चीज हमें समझना है, यहां तक तुम लोग समझ ही जा रहे हैं, यहां तक तुम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। इसी तरह से नॉर्मली भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। 5420 एडवांस अगेंस्ट, मतलब लोन के अगेंस्ट में कितना डेप्रिसिएशन एडजस्ट हो जाएगा, 2575 बच जाएगा, और 5425 जो है ये माइनस हो जाएगा, बचा कितना, एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन हो गया 2575। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा, ये हो जाएगा 5425 जो था वो तो होगा ही, प्लस एएडी यानी 2575। तो दोनों का टोटल हो जाएगा 8000। ये देखो यहाँ पर यही फॉर्मूला है, टोटल डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग एएडी निकालना है फॉर टैरिफ पर्पस, ठीक है। तो ये हो जाएगा एच प्लस आई, यहाँ पर हमारा जैसा है मैंने उस हिसाब से लिख दिया, एफ प्लस जी, तो 8000 आंसर हो जाएगा। अब सेकेंड ईयर का भी इस तरह से करेंगे, तो देखो एक बार करने से प्रैक्टिस हो जाएगा क्या मेथड है। यहाँ पर सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल एसेट ये आ जाएगा, ये वाला 1,60,000। अच्छा, कुछ एडिशनल एक्सपेंडिचर है 3000 है, तो 1,63,000। एवरेज 1,63 प्लस 1,60 डिवाइडेड बाई 2, 1,61,500। अच्छा, रेट अलग रेट है, अलग रेट है क्या, नहीं, डेप्रिसिएशन का तो एक ही रेट है 3.5%, तो इस पे लगेगा 3.5%। तो 5652 ये आ गया डेप्रिसिएशन। एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन कितना एडजस्ट होगा, 10,000 है लोन का रीपेमेंट, माइनस ये वाला 5652.5, 4347.5 रीपेमेंट ऑफ लोन यानी 10,000, माइनस डेप्रिसिएशन करके ये वाला आ गया। अब टोटल डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग एएडी कितना हो जाएगा, 5652.5 प्लस एएडी जितना आया 4347.5, यानी कि 10,000 ही आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये क्लोजिंग ये 1,63,000 और इसमें ऐड हो जाएगा 2000 एडिशनल एक्सपेंडिचर, तो ये हो गया 1,65,000, 1,65,000 हो गया। अच्छा, इस पे एवरेज निकालना पड़ेगा, तो 1,65,000 प्लस 1,63,000 डिवाइडेड बाई 2, 1,64,000। इस पे रेट लगेगा 3.5%, रेट एक ही है, चेंज नहीं हुआ है, तो 3.5%, 5740। अच्छा, यहाँ पर एएडी कितना आएगा, लोन रीपेमेंट कितना है, 10,000 माइनस 5740, 4,260। यहाँ पर हो जाएगा डेप्रिसिएशन 5740 इंक्लूडिंग एएडी यानी 4260, टोटल करने पे 10,000 ही आ जाएगा। अच्छा, ये क्लोजिंग 1,65,000 प्लस यहाँ पर एडिशनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड 2,000, 1,67,000। अच्छा, फिर यहाँ पर एवरेज 1,67,000 प्लस 1,65,000 डिवाइडेड बाई 2, 1,66,000 इंटू 3.5% जो रेट है, 5810। अच्छा, कितना रिकवरी था, 11,000, 11,000, 11,000 माइनस 5810, 5,190। अच्छा, टोटल डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग एएडी 5810 प्लस 5190,
11,000। ये हो गया डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन। अब कैलकुलेट करना पड़ेगा एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन, AAD। ये हो गया डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एंड एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन। फिर पॉइंट बी दे देते हैं, या फिर नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन, AAD। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। अच्छा, तो इसका क्या रूल्स है? पहले दो दो चीजों का डिफरेंस को हमें कंपेयर करना है, जो मिनिमम है वो लेना है। डिफरेंस क्या क्या चीजों का कंपेयर करना है? पहला हो जाएगा रीपेमेंट ऑफ लोन, जो कि 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, माइनस डेप्रिसिएशन। तो पहले लिखेंगे रीपेमेंट ऑफ लोन, तो पहला पॉइंट होना चाहिए रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन। लेकिन इसका एक कंडीशन है, 10% ऑफ लोन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग, यानी अप टू 10%, 10% ऑफ लोन अमाउंट, ये हो जाएगा। तो लोन अमाउंट का 10%, यहाँ पर देखते हैं लोन अमाउंट का 10% बोला है, यहाँ पर दे रखा है रीपेमेंट ऑफ लोन, यहाँ बता ही रखा है, ठीक है। तो हम लोग इसी को लेंगे, ये एज्यूम कर लेंगे कि ये 10% से ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो रीपेमेंट ऑफ लोन ये वाला ले सकते हैं। यहाँ पर तो हमें टोटल लोन नहीं बोला है कि हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, तो इसका मतलब ये जो है, ये जो गिवन है, ये 10 अप टू 10% तक की है। तो 8,000 पहला वाला आंसर, 8,000। उसके बाद है 10,000, 10,000, 11,000, तो 10,000 रीपेमेंट ऑफ लोन हो गया, गिवन जो है। अच्छा, नेक्स्ट होगा डेप्रिसिएशन। सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखना है हमें, डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडिंग, सिर्फ डेप्रिसिएशन का पॉइंट लिखना है, एक्सक्लूडिंग AAD। AAD के अलावा जो डेप्रिसिएशन हुआ था, यानी कि ये 5425, 565, यहाँ पर देख लेते हैं ना, 5425, 5652.5, तो 5425, 5652.5, 5740, 5810, 5810। तो ये देखो, यहाँ पर जैसा बोला था हम लोगों ने वैसे ही किया, जो रूल्स है, ये रूल्स है रेगुलेशंस 21, ये हमें याद रखना पड़ेगा। इसी तरह से होगा डेप्रिसिएशन, ओनली डेप्रिसिएशन लेना है, ठीक है। तो ओनली डेप्रिसिएशन ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा था, ओनली डेप्रिसिएशन ले लिया। तो यहाँ पर पॉइंट सी में हम लोग क्या निकालेंगे? डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए माइनस बी। तो 8,000 माइनस ये, तो ये माइनस करने से कितना होगा? यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है, यहाँ से देख के लिख सकते हैं 2575। नेक्स्ट हो जाएगा 4347.5, 4260, 5190। ये हो गया डिफरेंस बिटवीन ए माइनस बी। नेक्स्ट हमें और एक डिफरेंस निकालना है, फिर पॉइंट सी के साथ उसको कंपेयर करना है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा? ये वाला, ये क्यूमुलेटिव रीपेमेंट ऑफ लोन, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडिंग AAD एट द बिगिनिंग। तो क्यूमुलेटिव पहले रीपेमेंट ऑफ लोन निकालेंगे, क्यूमुलेटिव रीपेमेंट ऑफ लोन। तो क्यूमुलेट जैसे स्टैटिस्टिक्स में करते उसी तरह से हो जाएगा। तो पहला
पहला साल 8,000, फिर क्यूमुलेट मतलब टोटल, मतलब 8,000 पहला साल रीपे हो रहा है, तो नेक्स्ट ईयर का क्यूमुलेट मतलब टोटल रीपेमेंट कितना हो रहा है, 8 + 10 टोटल 18,000। उसके बाद कैसे हो जाएगा 8, जैसे क्यूमुलेटिव सीएफ कैलकुलेट करते थे ना हम लोग स्टैटिस्टिक्स में, वैसे ही क्यूमुलेट का मतलब वही होता है ओवरऑल, पहला 8,000, फिर 8 + 10 18, 18 + 10 28,000, 28 + 11 39,000। ये हो गया क्यूमुलेटिव रीपेमेंट ऑफ लोन। अब हमें निकालना पड़ेगा क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन। क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन excluding AAD, excluding AAD at the beginning, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये देखो at the beginning, excluding AAD at the beginning, at the beginning। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहले साल का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 5425, यही वाला क्यूमुलेट के पहले 5425, उसके बाद 5425 प्लस 5652.5, क्योंकि इसमें तो मैंने एक्सक्लूडिंग एडी कर रखा है ना, एक्सक्लूडिंग एडी करना पड़ेगा, यहाँ पर एडी नहीं आएगा, तो 5425 प्लस 5652.5, तो ये हो गया 11,077.5। फिर इसमें ये ऐड हो जाएगा 5740, 16,817.5 प्लस 5810, 22,600 नहीं, हाँ 22,627, 627.5, ये हो गया। अब डिफरेंस निकालना पड़ेगा दोनों क्यूमुलेटिव का, क्यूमुलेटिव रिपेमेंट ऑफ लोन और क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का, यानी D - E करना पड़ेगा। F में लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन E - F, नहीं D - E, D - E, तो D है 8,000 - 5425, 8,000 - 5425 करने पे ये 2575 ही आएगा, पहला आंसर सेम ही आएगा 2575। अच्छा, अब ये दोनों में डिफरेंस निकालना पड़ेगा, 18,000 माइनस ये 18,000 माइनस 11,0775, तो ये आ रहा है 18,000 की जगह मैंने 1800 लिख दिया, 11,0775, 77.5 है क्या, देखते हैं, नहीं दिख रहा यहाँ पे, हाँ 0.5 है, 0.5, तो ये हो गया 6922.5, ये आ जा रहा है डिफरेंस में 6922.5। अच्छा, फिर इसके बाद 28,000 माइनस 16,817, 28,000 माइनस 16,817.5, 11,000 11,182.5, 11,182.5, 39,000 minus 22,627.5, 16,372, 16,372.5, ये हो गया डिफरेंसेस। अब कौन सा आंसर होगा, जो मिनिमम होगा, दोनों डिफरेंस में जो मिनिमम होगा वही हम लोगों का एएडी एडजस्ट होगा। एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन कौन सा होगा, तो एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन क्या होगा, मिनिमम ऑफ ये एफ और यहाँ पर जो डिफरेंस सी एंड एफ, मिनिमम ऑफ सी एंड एफ, सी और एफ में जो मिनिमम होगा, तो पहला वाला तो दोनों में सेम ही आंसर आया, क्योंकि पहले में तो क्यूमुलेटिव का इफेक्ट नहीं आता है, क्यूमुलेटिव तो नेक्स्ट ईयर से इफेक्टेड होता है, तो दोनों में जो है माइनस जब हो रहा है, क्यूमुलेटिव का भी जो आंसर आ रहा है नॉन क्यूमुलेटिव का भी वही आ रहा है, तो 2575। उसके बाद 4,347 और यहाँ पर है 6,900, तो ये 4,000 वाला ही आएगा, 4,347.5, यहाँ पर है 11,182, थर्ड वाले में देखते हैं 4260 आएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर है 16,000 समथिंग है, यहाँ पर कम ही होगा 5190,
ये हो गया, इतना जो है एडजस्ट हो जाएगा, एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन जो है ये वाला अमाउंट होगा। अच्छा 16th नंबर का हो गया। ये मैंने लास्ट दिन ही बता दिया कि डेप्ट इक्विटी रेशियो हमारा क्या होना चाहिए, 70-30 होना चाहिए। इक्विटी जो है वो एक्चुअली एम्प्लॉयड इज मोर देन 30%, इक्विटी अगर 30% से बाई चांस अगर ज्यादा हो जाता है तो उसे नोशनल लोन बोल के ट्रीट किया जाएगा, और एक्चुअली एम्प्लॉयड इज लेस देन 30%, द एक्चुअल डेप्ट एंड इक्विटी शैल बी कंसिडर्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैरिफ। तो अगर 30 नॉर्मली 70-30 होना चाहिए, अगर 30 से ज्यादा है तो उसे नोशनल लोन मानना पड़ेगा। ये देखो मैंने लास्ट क्लास में, ये तो नया वाला पीडीएफ नहीं, इसमें अभी चेंज नहीं किया ना मैंने, अच्छा ठीक है, ये देखो यहाँ पर मिल जाएगा 70-30, यही लास्ट पॉइंट मैंने बताया था। यहाँ पर कुछ 70-30 लिखा तो था मैंने, ये देखो 70-30 होगा। इफ इक्विटी इज मोर देन 30% देन एक्स्ट्रा अमाउंट इज ट्रीटेड एज डीम्ड लोन यानी नोशनल लोन। यहाँ पर नोशनल लोन लिखा है, मैंने डीम्ड लोन लिखा है, एक ही बात है, नोशनल लोन ट्रीट होगा। और यहाँ पर और एक चीज भी बताया था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो मैक्सिमम 14% हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर और एक रेगुलेशंस दिया हुआ है, रेगुलेशंस 21 के हिसाब से कैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। उसका स्टेटमेंट दे रखा है, पहले ओपनिंग लोन दिखाएंगे जितना है, ओपनिंग लोन कैसे कैलकुलेट होगा, 70% और एक्चुअल परसेंटेज ऑफ ओपनिंग कैपिटल उसके हिसाब से होगा। तो हम लोग क्वेश्चन देखने से समझ जाएंगे। फिर अगर कोई एडिशनल लोन लिया है तो उसे ऐड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद लेस कर देंगे जो रीपेमेंट हो रहा है, तो नेट लोन पता चल जाएगा, लोन पहले से था और भी हम लोगों ने लिया, कुछ रीपे किया, सारा एडजस्ट करने से नेट लोन आ जाएगा। फिर एवरेज लोन निकालेंगे, जैसे एवरेज कॉस्ट ऑफ एसेट निकाल रहे हैं। फिर वेटेड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ रहेगा, लोन का जो इंटरेस्ट है उसका एवरेज इंटरेस्ट रेट दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेंगे इनटू करके, ठीक है। अच्छा फिर आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, रेगुलेशंस 20, ये मैंने पहले ही बता दिया है, 14% पर एनम होगा, उससे ज्यादा नहीं, अभी दिखाया मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अब यहाँ पर बोला है रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, 14% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करने बोले तो कैसे करेंगे, ओपनिंग इक्विटी कितना है, अगर एडिशनल इक्विटी कुछ हम लोगों ने और भी जनरेट किया है तो क्लोजिंग इक्विटी आ जाएगा। फिर एवरेज निकालेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, फिर हम लोग रिटर्न उस पर 14% लगाएंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी हो जाएगा। 14% रेट पे लगाने से अमाउंट पता चल जाएगा। तो इलास्ट्रेशन 17 यहाँ पर देखो क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट रिटर्न ऑन इक्विटी एज पर रेगुलेशन 21। रिटर्न ऑन इक्विटी 21 के हिसाब से, ये देखो रिटर्न ऑन इक्विटी 21 ऑफ द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन ऑफ टैरिफ regulations 2004, date of commercial operation of COD 1st April 2010, approved opening capital cost as 1st April 2010 15 lakh, details of allowed additional capital expenditure, repayment of loan and weighted average rate, ये सब दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट और लोन इज एज फॉलोज, यहाँ पर दे रखा है एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, हम लोग को कैलकुलेट करने बोला है रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करते हैं, इलस्ट्रेशन 17। तो जैसा फॉर्मेट है रेगुलेशंस के हिसाब से उसी हिसाब से करेंगे जो एक्ट में बताया गया है। इलस्ट्रेशन 17, कंप्यूटेशन ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी पे कितना अमाउंट ऑफ रिटर्न हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। 4 साल का डेटा है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। पहले ओपनिंग कैपिटल, ये देखो पहले ओपनिंग इक्विटी मतलब वही इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल है ये 15 लाख, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ओपनिंग इक्विटी 30% है, ये मान के चलते क्योंकि वही रूल्स होता है 30% होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रेशियो जो है 30-70 होना चाहिए, 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 15 लाख जो कि 30% को रिप्रेजेंट कर रहा है।
कुछ एडिशनल हुआ है तो ऐड करेंगे, एडिशनल इक्विटी, ये भी रेशियो बराबर रखा होगा, यही अजम्पशन है 30% के हिसाब से। तो 30% के हिसाब से यहाँ पर एडिशनल कितना दिख रहा है, एडिशनल दिख रहा है फर्स्ट ईयर में 1 लाख, ठीक है 1 लाख, तो 1 लाख का 30% कितना हो जाएगा, 15 लाख का 30%। 15 लाख का 15 लाख का 30%, तो 15 लाख तो ओपनिंग है, वो ओपनिंग है, और एडिशनल हम 30%। हाँ ये 30% रिप्रेजेंट कर रहा है, जो 30-70 वाला था 30% मतलब यही जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना कि 70-30 होता है, 70-30 होता है, तो इसका मतलब वो 30% को रिप्रेजेंट कर रहा है। 70% लोन और 30% इक्विटी होता है ना, वो वाला। यहाँ पर एक्चुअली एम्प्लॉयड इज मोर देन 30%, अगर 30% से ज्यादा होगा तो बाकी अमाउंट को हम लोग नोशनल लोन मानेंगे। यहाँ पर जैसे बोला है कि ओपनिंग इक्विटी जो है वो अमाउंट में बता रखा है 15 लाख, तो ये 30% ही होगा, यही तो मानना पड़ेगा ना, क्योंकि 30% से अगर ज्यादा होता है तो वो डीम्ड लोन माना जाता है। तो 15 लाख इक्विटी जो है वो कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो तो हम लोग ये रूल्स के हिसाब से मानेंगे कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्योंकि ये तो 70-30 में चल रहा है। ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा था, कहाँ चला गया, अभी पेज निकाला था, ये देखो हमेशा कैपिटल 30 इक्विटी को रिप्रेजेंट करता है, 70 लोन को। अगर 30 से ज्यादा इक्विटी है तो वो डीम्ड लोन माना जाएगा। तो अगर 15 लाख क्वेश्चन में हम लोगों को ओपनिंग कैपिटल दे रखा है 1 अप्रैल 2010 के हिसाब से, तो ये कैपिटल क्या है, ये 30% है, ये 30% को रिप्रेजेंट करेगा, ये 30% को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इक्विटी 30% से ज्यादा नहीं हो सकता है, और अगर है तो वो डीम्ड लोन है, फिर वो तो लोन कैपिटल में चला जाएगा, ये तो ओन कैपिटल है, तो ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा। ओ अच्छा, मैंने पूरा 15 लाख लिख दिया है क्या, अच्छा हाँ हाँ 30% लेना पड़ेगा, ये कैपिटल है इक्विटी नहीं है, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ ठीक बोल रहे हो, ये से मुझे लगा ये इक्विटी कैपिटल दे रखा है, नहीं ये टोटल कैपिटल है, तो 15 लाख का 30%, सही 15 लाख यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका 30% होगा, ये इक्विटी कैपिटल नहीं, ये टोटल कैपिटल है। हाँ कितना हो जाएगा फिर, 4,50,000, हाँ ठीक है, 4,50,000, ये टोटल कैपिटल था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अच्छा कैपिटल कॉस्ट, इक्विटी कैपिटल नहीं है, तो ठीक है 15 लाख का 30%, 4,50,000, एडिशनल कितना हो जाएगा, 1 लाख है एडिशनल कैपिटल, टोटल कैपिटल एडिशनल 1 लाख लगाया गया। अब इस कैपिटल में कुछ भी हो सकता है, इक्विटी हो सकता है, प्रेफरेंस हो सकता है, डिवेंचर हो सकता है, लेकिन इसका 30% ही हम लोग ले सकते हैं, है ना। तो 1 लाख का 30%, यहाँ पर 1 लाख जो एडिशनल कैपिटल है 1 लाख, इसका 30%, तो ये कितना हो जाएगा 30,000, ठीक है, ये 30,000 हो गया। अब क्लोजिंग निकालेंगे, क्लोजिंग इक्विटी कैपिटल, ठीक है, ये और कुछ कैपिटल नहीं है, सिर्फ इक्विटी कैपिटल है, तो 450 प्लस 30, 4,80,000। अच्छा फिर उसके बाद एवरेज, रूल्स के हिसाब से क्लोजिंग के बाद एवरेज निकलता है, एवरेज कैसे निकलेगा, ओपनिंग यानी ए, क्लोजिंग यानी सी, डिवाइडेड बाय 2, तो 450 480 बाय 2, 465, और रिटर्न, रिटर्न हमेशा मैक्सिमम 14% हो सकता है, जितना कैपिटल है उसका, मतलब 100 रुपए है तो 14 रुपया, तो इसके ऊपर 14%। सिक्सटी फाइव वन, ये क्या 14%? 14%, ये नहीं, ये रूल्स है ना, ये देखो 14% रूल्स है, यहाँ पर रेट लिखा था मैंने, ये देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी मैक्सिमम 14% हो सकता है, यहाँ पर भी लिखा है, और ये देखो यहाँ पर भी इन्होंने वही रेट लेके किया है, क्योंकि वही रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से ही मैंने बताया था कि 14% पर एनम होता है, रेगुलेशन 20 के हिसाब से, तो उसी हिसाब से हम लोग को यहाँ पर करना पड़ेगा। 14% ही वो लोग ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं ले सकता है, क्योंकि ये लॉ के अंडर आ जा रहा है, तो लॉ फॉलो करना पड़ेगा। ये हो गया 65,100,
14% ही लेना पड़ेगा, मैक्सिमम 14%। अगर 14 से कम होता है, क्वेश्चन में बता देता है कि 10%, तो 10% ले सकते हैं, मैक्सिमम 14 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर बाई चांस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 18% लगाओ, तो हम लोग लगा देंगे, फिर क्वेश्चन के साथ तो हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन एक नोट दे देंगे, बाई चांस अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि रेगुलेशंस एक्ट के हिसाब से तो ये 14% ही होता है, क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है, देन हम लोग 18% ले रहे हैं। कम होगा तो ले सकते हैं, ज्यादा नहीं ले सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर फिर से ओपनिंग लिखना पड़ेगा, तो ये क्लोजिंग 4,80,000 जो है ये ओपनिंग हो जाएगा सेकेंड ईयर का। ये जो क्लोजिंग 4,80,000 है यही ओपनिंग हो जाएगा। एडिशनल देखते हैं, एडिशनल है 30,000 का 30%, कितना हो जाएगा? 9,000, तो 4,89,000। अब इसका एवरेज 4,89,000 प्लस 4,80,000 डिवाइडेड बाई 2, 4,84,500 एवरेज हो गया। अब इस पे 14%, 67,830। अच्छा, यहाँ पर क्लोजिंग मतलब क्लोजिंग का ओपनिंग हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ओपनिंग 4,89,000 ये, और जो थर्ड ईयर में एडिशनल कैपिटल है 20,000, इसमें से इक्विटी का हिस्सा 30%, तो ये हो गया 6,000 प्लस 4,89,000, टोटल 4,95,000 क्लोजिंग। अब 4,95,000 प्लस 4,89,000 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि एवरेज 4,92,000। अब इस पे 14%, 4,92,000 इंटू 14%, 68,880। अच्छा, फिर यहाँ पर ओपनिंग फोर्थ ईयर में ये क्लोजिंग जो है ओपनिंग हो जाएगा ये वाला 4,95,000। अच्छा, इक्विटी में चला जाएगा 10,000 का 30%, यानी 3,000। 4,98,000, 5 और 3 8 हो गया, 4,98,000, 4,98,000 प्लस 4,95,000, 4,96,500, 4,96,500 इंटू 14%, 69,510, 69,510 आ जाएगा 14% के हिसाब से। ये हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी। तो लगभग सारा मेथड सेम ही होता है, ओपनिंग फिर एडिशन फिर क्लोजिंग, इस तरह से ही रेगुलेशंस जो भी बना हुआ है उसी हिसाब से बना हुआ है। तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करेंगे उसका रूल्स था। अच्छा, यहाँ पर ये दूसरा कोई क्वेश्चन दे रखा है, ये एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है, ये लास्ट क्वेश्चन है शायद। ये एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है, ट्रायल बैलेंस में जो भी डिटेल्स है उसके बाद ड्यूरिंग 12/13 1,14% preference share were redeemed at a premium of 10% out of proceeds of fresh issue of equity shares of necessary amounts at a premium of 10%. Required prepared for the above period general बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट बनाने बोला है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 के हिसाब से, मतलब जैसे कंपनी अकाउंट्स में हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, जैसे बोनस के क्लास में हम लोग बैलेंस शीट कर रहे हैं, वो सब एक्सट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि वहां पर बोनस पे ही ज्यादा जो है मतलब जोर दिया जा रहा है, तो उस पर पूरा बैलेंस शीट कैसे बनाना है वो नहीं बताया जा रहा है। तो ये पूरा बैलेंस शीट के फॉर्मेट में हमें यहाँ पर दिखाना है किस तरह से पूरा प्रेजेंटेशन होगा, जो फॉर्मेट होता है उसका ये बता रखा है, और यही शायद लास्ट होगा। हाँ, बस यही लास्ट है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं है। तो बैलेंस शीट नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से नहीं आता है, ठीक है, यहाँ से मेन यही सारा क्वेश्चन आता है जो मैंने अभी करवाया, जो मतलब मैट में दिया हुआ है, जैसे कि एएडी कैलकुलेट करना, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सब इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना,
ठीक है। और अलग अलग तरीके से हम लोगों ने डेप्रिसिएशन का अलग अलग सम्स देखा, कहीं पर एवरेज रेट एक ही बताया हुआ था, कहीं पर अलग अलग रेट बताया हुआ था, कहीं पर फ्री होल्ड लैंड का डिटेल्स था, कहीं पर नहीं था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन ही आता है। बैलेंस शीट का क्वेश्चन नहीं आता है, और बैलेंस शीट का भी हम लोग करेंगे भी नहीं। जब हम लोग कंपनी अकाउंट सीखेंगे तब इसको आराम से कर पाएंगे, तब ये आसान लगेगा। ठीक है, कंपनी अकाउंट्स मतलब जहां पर बैलेंस शीट का एक चैप्टर ही है कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे भी चाहो तो ये प्रैक्टिस के लिए करके देख सकते हो घर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मुझे जितना लग रहा है। जैसे कि फिक्स्ड एसेट में लैंड चला जाएगा, बिल्डिंग ये सब चला जाएगा, चेक करके देख सकते हो एक बार, नॉर्मल टी शेप में बना के समझ में आ जाएगा कैसा होगा। ठीक है, इसका भी करने का उतना जरूरी नहीं है, देखते हैं फिर भी अगर जरूरत होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। एग्जाम पर्पस के लिए तो जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार सीखने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि कैसे होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का ऐसा ही क्वेश्चन आता है, यहाँ तक कि ये कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंश्योरेंस कंपनी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी तो हम लोग का कंप्लीट हो गया, इंश्योरेंस कंपनी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।